Hello friends. So we'll just wait for a few more minutes. Let's let other also join and then we'll start. We're just waiting for a couple of more minutes for others to join in and then we'll start. Hello friends. Welcome to this webinar on Union Budget 2025. Probably we have seen this may be the last budget on the Income Tax Act 1961 because the new income tax bill is going to be introduced probably the next week and it may see the reality from the next assessment year. So this is something which is a unique opportunity for us to discuss the budget proposals for the last time for the old act. So now we'll be discussing few of the important proposals which have been proposed in this budget. सो बजट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है. दीज आर रैशनलाइजेशन है, कुछ एक चीजों को एक्सटेंड किया गया है, कुछ एक जगहों पर रिलैक्सेशंस दी गई हैं. तो मोटा मोटा बजट उसी चीज का है. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज आया है इस बार बजट में वो है income tax slab rate change for the individuals and HUFs. So that is the basic change which has happened this year. So let me just present my screen. Let me see how I can do this.
So I am not prepared a presentation for this particular session. We are just going to deliberate upon the memorandum of memorandum explaining the finance bill and the finance bill. We'll keep on picking the relevant provisions and we'll just discuss that. Right. So let us see first. जो प्रोविजंस होते हैं सबसे पहले फाइनेंस बिल में होते हैं एंड देन वी हैव गॉट द फाइनेंस मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल. अगर आप मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल को देखेंगे तो ये जो पहली टेबल होती है दिस इज ऑलवेज फॉर द फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 25-26 जो करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है, तो वो रेट्स भी रिपीट होते हैं. तो बहुत बार कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यही रेट्स एप्लीकेबल है, बट दिस इज नॉट द रेट टेबल. द रेट टेबल जो नई वाली होती है वो नीचे होती है. दिस इज द न्यू रेट टेबल. So under the new regime, these slab rates have been changed only in the new regime, not in the old regime. 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% है, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 से 16 15. Then you have 16 to 20, 20%, 20 to 24 25% and about 24 is 30%. जो कि पहले 15 लाख होती थी लिमिट, 15 लाख से ऊपर ही 30% का स्लैब रेट चालू हो जाता था, वो अब हमारे लिए 24 लाख की लिमिट हो गई है. तो 24 लाख तक आपको 25% का टैक्स रेट ही लगना है. उसके ऊपर अगर कोई स्लैब रेट क्रॉस करेगा तब 30% का स्लैब रेट जाएगा. तो दिस इज अ बिग रिलीफ. इसमें भी उन्होंने 87A का रिलीफ और एक्सटेंड कर दिया है, जो कि बोलता है कि अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है तो 12 लाख तक की इनकम पे जितना भी टैक्स बनता है दैट इज गोइंग टू बी टैक्स फ्री, दैट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्टेड. तो उतने अमाउंट की रिबेट आपको मिल जाएगी. सो हाउ इट वर्क्स इज 87A की रिबेट कैसे काम करते हैं कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, उससे ऊपर नहीं है, तो 12 लाख रुपए तक आप अगर इनकम आती है तो इन स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है. 10% का तो कुछ बनेगा, 5% का 4 लाख में बनेगा 20,000, देन 10% का बनेगा 40,000, तो 60,000 का टैक्स तो बनता ही है न्यू स्लैब रेट के हिसाब से भी. वो स्लैब रेट के हिसाब से जो भी टैक्स बनता है 87A कहता है कि उतना अमाउंट हम आपको रिलीफ दे देंगे. जितना भी आपका अमाउंट ऑफ टैक्स रिबेट टैक्स बनता है उतनी ही आपको डिडक्शन मिल जाएगी टैक्स अमाउंट में से, तो आपका टैक्स रेट 0 हो जाएगा. सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग सेड कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा. बट ये एग्जिम्पशन लिमिट नहीं है. अगर किसी की 12 लाख 10,000 हो जाती है, 12 लाख 20,000 हो जाती है टैक्सेबल इनकम, तो उसको पूरा टैक्स देना पड़ेगा. वो 60,000 का टैक्स वापस आ जाएगा, वो 0 नहीं होगा फिर. वो ऐसा भी नहीं है कि 12 लाख तक ही एग्जेम्प्ट है, राइट. सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. फॉर सैलरीड पर्सन 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है न्यू टैक्स रिजीम में. तो जो टैक्सेबल इनकम की लिमिट है वो 12,75,000 तक की हो जाती है. उससे नीचे की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं, राइट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओल्ड रिजीम में कोई चेंज नहीं है, वही पुराने रेट्स हैं. 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है. ये नॉर्मल सिटीजन्स के लिए, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी 60 साल से ऊपर की एज है बट बिलो 80 ईयर्स. सो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 to 5 5%, 5 to 10 लाख 20% एंड अबाउट 10 लाख 30%. सो पुरानी रिजीम में 10 लाख से ऊपर ही 30% का स्लैब रेट है. फॉर सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी 80 ईयर से ऊपर की एज है उनके लिए 5 लाख, 5 to 10 एंड 10 लाख तीन ही स्लैब रेट्स हैं. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो हमारी स्लैब रेट्स का एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे क्या फायदा होने वाला है. तो अगर मान लीजिए किसी की सैलरी इनकम 12,75,000 है, तो पुरानी रिजीम में उनको पुरानी मतलब पुराने साल में जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उस साल की स्लैब रेट्स के हिसाब से इवन इन द न्यू रिजीम 83,200 का टैक्स पड़ता, ये इंक्लूडिंग एजुकेशन से. बट अब ये नील हो जाएगा. तो एटलीस्ट अगर इतने किसी की इनकम है 12,75,000 की, बिल्कुल एकदम टच पे है, तो उनको 83,200 का बेनिफिट है, यानी कि 100% टैक्स बेनिफिट. अगर आपकी 18 लाख की स्लैब है, 18 लाख की सैलरी है, तो उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा पुराने साल में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपको 2,15,800 का आपको टैक्स पड़ता, जो कि अब न्यू रिजीम न्यू स्लैब रेट्स, क्योंकि वो 4 लाख 4 से 8 8 से 12 वाले स्लैब रेट आ गए हैं, उनके हिसाब से आपको 65% का टैक्स पड़ेगा, 65,000 का टैक्स पड़ेगा, विच गिव्स यू अ सेविंग ऑफ 30%.
So basically there are saving. Actually what happens is when you go above 50 lakh rupees taxable limit, तो आपके सरचार्ज और सेस भी बढ़ जाते हैं, सरचार्ज भी बढ़ जाता है। तो जितना आप स्लैब रेट ऊपर जाओगे तो आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में फायदा ज्यादा हो सकता है, राइट? द परसेंटेज ऑफ टैक्स सेव्ड मे बी लोअर, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको फायदा ज्यादा हो सकता है। सो दिस इज हाउ अ बेसिक वर्किंग ऑफ स्लैब रेट्स, एक टू गिव यू अ पिक्चर किस तरीके से ये एग्जेम्पशन आपको मिलेगी, किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा। कमिंग बैक टू द मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम में बाकी और किसी भी कोई चेंज नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंपनीज एक्ट के रेट्स में कोई चेंज नहीं है। देयर आर टू रिजीम्स फॉर कंपनीज आल्सो, वन इज द ओल्ड रिजीम जहां पे आपका बेस रेट 25% है फॉर द कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ बिलो 400 करोड़, वो अभी भी वैसा का वैसा है, उस पे सरचार्ज सेस जो नॉर्मल लगेगा वो लगेगा। फॉर कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ मोर देन 400 करोड़ द टैक्स रेट इज 30%, राइट? सो वो अभी भी इंटैक्ट है। फॉर द न्यू रिजीम 5115 BAC BAA, वो वाली रेट में आपको 22% का स्लैब रेट है, 22% का टैक्स रेट है, जिसके ऊपर मैंडेटरी सरचार्ज है 10% का और मैंडेटरी एजुकेशन सेस है 4% का। तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट हमेशा 25.17% ही रहता है, राइट? उसमें मैट नहीं लगता, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स नहीं लगता। जो पुरानी रिजीम्स हैं उसमें मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भी लगता है। बट बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि डिडक्शंस क्लेम कर रही होती है, जैसे स्टार्टअप्स की डिडक्शन है, ATIAC वगैरह है। अगर आप एज अ स्टार्टअप ATIAC लेते हो तो यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर द न्यू रिजीम, बिकॉज अगर आपने न्यू रिजीम ऑप्ट कर लिया तो आपकी ATIAC चली जाएगी। स्टार्टअप्स, अगर आप रजिस्टर्ड हो एज अ स्टार्टअप और आपको इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का भी एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो आपको न्यू रिजीम ऑप्ट कभी भी नहीं करनी चाहिए, राइट? हाउएवर अगर आप ATIAC लेते हो तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स आपको फिर भी पे करना पड़ेगा। तो इवन दो दी गवर्नमेंट सेज कि आपको 100% टैक्स हॉलिडे है, बट वहां पे भी मैट पे करना पड़ता है, जो कि आपको 3 साल का टैक्स हॉलिडे खत्म होने के बाद एज अ मैट क्रेडिट बाद में एडजस्ट होता है नॉर्मल टैक्स के अगेंस्ट, राइट? तो जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, स्टार्टअप्स का भी हमें पता रहे कि क्या एप्लीकेबिलिटी होती है क्या नहीं होती है। स्टार्टअप्स के लिए भी इस बार चेंज आया है कि आप स्टार्टअप कंपनी रजिस्टर कर सकते हो टिल 31 मार्च 2030। अभी पिछले सालों में क्या होता था, हर साल एक एक साल करके ये लिमिट बढ़ाते थे। I'll just go to that. जो स्टार्टअप्स के लिए बेनिफिट होता था, दैट वाज कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए बिफोर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2025। अब वो लिमिट उन्होंने घटा करके कर दी है, बढ़ा करके कर दी है 1 अप्रैल 2030। तो 5 साल का सीधा ही उन्होंने बूस्ट दे दिया कि आप उस टाइम तक भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराओगे और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन बाद में भी करा सकते हो। कंपनी इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2030। सो विच मीन्स 31 मार्च 2030 तक आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ये इनको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। सो बेसिकली नाउ लेट्स सी व्हाट हाउ द मेमोरेंडम इज बाइफरकेटेड। सो ये तो टैक्स रेट्स हो गए, हमारे स्लैब रेट्स हो गए। इसके बाद हमारा चालू होता है दूसरा सेक्शन, जहाँ पे ये बताते हैं कि आपको डायरेक्ट टैक्स के इनकम टैक्स रेट्स आ गए। They have given some measures to promote investment and employment. So what does it mean? तो इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं, यहाँ पे कुछ बेनिफिट एक्सटेंड किए हैं सो दैट हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स और आती रहें। फर्स्ट इज इंसेंटिव्स टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स, जो कि गिफ्ट सिटी है बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में, उसको इन्होंने बूस्ट दिया है। उसमें कुछ कुछ चीजों को एक्सटेंड कर दिया है। कुछ सनसेट की क्लॉजेस थी, वो उनको एक्सटेंड कर दिया है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर इज बेसिकली अ टैक्स हेवन काइंड ऑफ अ जुरिसडिक्शन सेटअप इन गांधीनगर। उसमें अगर आप कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटीज हैं, कुछ प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज हैं, अगर वो एक प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज करने के लिए कंपनी सेटअप करते हो तो इट इज एग्जेम्प्ट फॉर 10 years। उसमें कोई टैक्सेशन नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज ए फॉरेन जुरिसडिक्शन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एंड देयर आर लॉट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स अराउंड दैट, राइट? सो उसके लिए उन्होंने कुछ कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं। जैसे मान लीजिए वहां पे इंश्योरेंस कंपनी है कोई, वो इंश्योरेंस कंपनी फॉरेन रेजिडेंट्स का इंश्योरेंस कर सकती है और उससे जो उनको प्रोसीड्स होगा,
तो नाउ द इंश्योरेंस प्रोसीड्स आर बीइंग गिवन बाय द इंडियन कंपनी, तो उससे जो प्रोसीड्स होंगे उसके ऊपर उन्होंने टैक्स एग्जम्पशन दी है कि आपको वो एकदम एग्जेम्प्ट रहेगी विदाउट एनी लिमिट. In order to provide parity to the non-residents availing life insurance from insurance companies in IFSC vis-a-vis other foreign jurisdiction, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के पास तो फ्रीडम है कि वो IFSC में सेटअप इंश्योरेंस कंपनी से ले या बाहर का से ले, तो इंडियन वाली से लेता है तो उसको टैक्स पड़ रहा है. तो देयरफॉर टू प्रोवाइड parity, it is proposed to amend clause 1010D to provide proceeds received from life insurance policy issued by IFSC insurance intermediary office shall be exempted without the condition related to maximum premium. मैक्सिमम प्रीमियम का एक कंडीशन आया था 2 साल पहले, आपको याद होगा कि 5 लाख से ऊपर का अगर आप प्रीमियम डिपॉजिट करते हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए, एक पर्टिकुलर लाइफ इंश्योरेंस और एग्रीगेट में भी सारी को मिला करके करते हो, तो उनके ऊपर जो भी आपको प्रोसीड्स आते हैं, मैच्योरिटी प्रोसीड्स आएंगे बाद में, वो आपके टैक्सेबल हो जाएंगे. यहाँ पे उन्होंने IFSC की इंश्योरेंस कंपनीज के लिए वो पूरा एग्जाम्प्ट कर दिया, एंड दैट इज ओनली फॉर नॉन रेजिडेंट्स. अगर IFSC इंडियन रेजिडेंट को देगा तो उसके लिए एग्जाम्पशन नहीं है, ये सिर्फ नॉन रेजिडेंट के लिए, राइट. देन अगर आप शिप लीजिंग कर रहे हो IFSC से, तो उसके लिए भी आपको एग्जाम्प्ट कर दिया है इनकम को. Clause 4H of Section 10 to non-resident units of IFSC engaged in ship leasing on capital gain on transfer of equity shares of a domestic company being in IFSC engaged in ship leasing, and Section 34B to dividend paid by the company being a unit in IFSC engaged in ship leasing unit engaged. तो इसमें आपको proposed exemption extend कर दिया है इन दोनों चीजों के लिए भी. शिप लीजिंग में आपको शिप लीजिंग और एयरक्राफ्ट के लिए तो है ही है. मान लीजिए आपकी एयरक्राफ्ट कंपनी है, आपकी शिप लीजिंग कंपनी है, आपने इंडियन IFSC में वो एस्टेब्लिश किया है और आप उसको शिप लीज कर रहे हो वहां से. एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी अगर इंडियन कंपनी को भी एयरक्राफ्ट लीज कर रही है तो वो बिजनेस इनकम एग्जेम्प्ट है, इंडिया में उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं है. तो नाउ अगर उस कंपनी से कोई डिविडेंड जा रहा है या उस कंपनी के शेयर सेल करने से कोई कैपिटल गेन हो रहा है, तो फॉरेन नॉन रेजिडेंट कंपनी को वो वाले कैपिटल गेन्स पे और डिविडेंड पे भी टैक्स नहीं देना. तो ये वो चीज की अमेंडमेंट है, राइट. सो व्हाई दे आर प्रोमोटिंग दिस, व्हाई दे आर मेकिंग दिस एग्जेम्प्ट, बिकॉज लोग फॉरेन नॉन रेजिडेंट कंपनीज के लिए, फॉरेन नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए IFSC शुड बी एन अट्रैक्टिव जुरिसडिक्शन टू इन्वेस्ट इन, राइट. व्हाई दे आर डूइंग दिस, to give it a kind of a Singapore kind of a treatment, जहाँ पे सिंगापुर में आते थे लोग, हेड ऑफिस बनाते थे, रीजनल ऑफिसेस बनाते थे, वहां से बिजनेस करते थे, फाइनेंशियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. दैट इज व्हाट द आइडिया इज बिहाइंड IFSC. देन रैशनलाइजेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड फॉर ट्रेजरी सेंटर्स इन IFSC. डिविडेंड के लिए कुछ है इनको ने, अभी मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ बिकॉज IFSC is not something which is everybody is dealing in. Then foreign non-residents के लिए act, in the act any income accrued or arisen to non-resident on transfer of non-deliverable forward contracts. So basically अगर banking units भी हैं IFSC में, there are non-resident banks who have incorporated branches in IFSC. तो अगर उन ब्रांचेस के साथ आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो एंड यू आर अ नॉन रेजिडेंट पार्टी, तो उनके वजह से कोई आपको गेन या लॉस हो रहा है वो भी आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट. सिमिलरली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो भी एग्जेम्प्ट है. देन दिस इज द बिग वन, सॉवरन वेल्थ फंड्स. अगर सॉवरन वेल्थ फंड्स, फॉरेन सॉवरन वेल्थ फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, दे आर बिग इन्वेस्टर्स इन इंडिया, दे आर इन्वेस्टिंग इन projects, infrastructure projects, they are investing in big companies in India. So उनके लिए एक exemption होती है. 23FE provides for the exemption to specified persons from income in the nature of dividend, interest, long-term capital gains, or certain incomes arising from investment made by it in India. Now these specified persons are sovereign wealth funds and pension funds. This provision was introduced to Finance Act 2020 and their income is exempt. Now what it does is the provides exemption, investment is made on or after 1st day of April 2020 but before 2025. तो ये टाइम लिमिट एक्सपायर हो रही थी, इस टाइम लिमिट को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया. इस टाइम लिमिट को उन्होंने एक्सटेंड करके कब तक कर दिया, मार्च 30 तक ले गए, 31st March 2030. So it's nothing but an extension of time limit to give them an exemption कि अगर आप 31st March 2030 तक इन्वेस्ट करते हो इंडिया में, फिर उसके बाद आप कभी भी बेचोगे
तो वो आपको उसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन आएगा वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर अगर आपको कोई डिविडेंड आएगा तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट है, राइट? सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। So they have extended the time limit for the sovereign wealth funds, pension funds to make more investments into India. Now, this is a presumptive taxation provision which has been introduced for companies which are providing services or consultancy in setting up of electronics factories in India, in electronics manufacturing facilities in India. अब ये जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आपने देखा होगा पुराने टाइम में भी कुछ होती थी सर्विस, क्या बोलते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के रूल्स होते थे फॉर फॉरेन कंपनीज एंगेज्ड इन सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, एंगेज्ड इन माइनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल एंड गैस फील्ड में होते थे। वहां पे होता था 10% का आपका टैक्स बन जाएगा, प्योर एंड सिंपल, जितना भी आपका रेवेन्यू है इंडिया से उसके ऊपर 10% का टैक्स रेट लगेगा, दैट्स इट, खत्म कहानी। नाउ यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। अच्छा, वहां पे एक और चीज होती थी कि अगर आपको लोअर प्रॉफिट्स क्लेम करने हैं, लोअर टैक्स पे करना है, तो यू कैन गेट द टैक्स ऑडिट डन। आप टैक्स ऑडिट कराओ, अपने बुक्स एंड अकाउंट्स फाइनेंशियल्स बनाओ, उसके बाद आप लोअर टैक्स भी क्लेम कर सकते हो कि भाई मेरे तो प्रॉफिट इतना हुआ ही नहीं, मेरे को कम दे दीजिए। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, 44 BBD। उसमें उन्होंने बोला कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसके लिए हम सेटअप के लिए इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, उसके लिए अगर आपने कोई भी सर्विसेज दी, if the non-resident engaged in the business of providing services or technology to a resident company which are establishing or operating electronic manufacturing facility or connected facility for manufacturing or producing electronic goods, article or thing in India under a scheme notified by government of सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? तो उस स्कीम के अंदर कोई इंडियन कंपनी काम कर रही है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी लगा रही है, उससे रिलेशन में नॉन रेजिडेंट कंपनी आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही है, तो उस चीज के लिए आपको बिजनेस प्रॉफिट्स इंडिया में कैसे टैक्स कराने हैं, बिजनेस प्रॉफिट टैक्स कराने के लिए आपको एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का फॉर्मूला दिया गया कि आपकी जितना भी रेवेन्यू है उसका 25% आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा ना। यहाँ पे टैक्स रेट नहीं बताया उन्होंने, आपके प्रॉफिट बता दिए कि आपके प्रॉफिट 25% मान लिए जाएंगे। जो दूसरे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शंस हैं आज तक, वहां पे टैक्स रेट डिफाइंड था। जैसे मान लीजिए रॉयल्टीज है, FTS है, उस पे पहले 10% होता था, अब 20% का टैक्स रेट हो गया। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन जहां पे उन्होंने प्रॉफिट को डिटरमाइन किया कि 25% प्रॉफिट मान लिए जाएंगे। नाउ हाउ डज इट मैटर इज, क्योंकि अब आज की डेट में नॉन रेजिडेंट कंपनीज का टैक्स रेट 35% हो गया। तो अगर 25% के ऊपर 35% का टैक्स रेट लगाएंगे तो इट विल बी समवेयर अराउंड 8%, 9%, और उसके ऊपर सरचार्ज और सेस लगा के खुद ही बोल रहे हैं कि आपका 10% से कम टैक्स पड़ेगा। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन यहाँ पे उन्होंने वो ऑप्शन ही नहीं दिए कि अगर आप इससे कम प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हो तो टैक्स ऑडिट करा के कर दो, वो ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप इस बिजनेस में हो, आपका टैक्सेबिलिटी आ रही है इंडिया में, तो इसी तरीके से ही टैक्स होगा, 25% मानना ही पड़ेगा हर हालत में, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो ये एक चीज है कि अगर मान लो किसी नॉन रेजिडेंट कंपनी को लॉस हो रहा है या इससे कम प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट इज एन एम्बिग्विटी एज ऑफ नाउ। थर्ड चीज, अगर आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं बन रही है, एक फॉरेन नॉन रेजिडेंट कंपनी है जिसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेट इंडिया में नहीं बन रही है, एज पर द DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री, जिसमें वो नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट है, उस कंट्री का इंडिया के साथ जो ट्रीटी है उसमें अगर पी नहीं बन रही है, तो दिस प्रोविजन यू कैन स्किप, यू कैन से दैट ये प्रोविजन मुझ पे लगता ही नहीं है, बिकॉज माय बिजनेस प्रॉफिट्स विल नॉट इवन बी टैक्सेबल इन इंडिया इन अब्सेंस ऑफ अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, राइट? क्योंकि यहाँ पे ये जो टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो बिजनेस प्रॉफिट्स की तरह ही टैक्स कर रहे हैं। और उन्होंने बोला भी है कि आपके प्रॉफिट को हम डीम करेंगे इतने 15%, 25% पे। So now the question will also arise because of this particular section कि क्या ये फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है? कुछ एक जगहों पे ऐसा भी होगा, कुछ एक कंट्रीज में जहां पे ये फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, राइट? सो वहां पे क्या होगा कि क्या मैं ये 25% के प्रॉफिट्स को डिक्लेयर करके टैक्स रेट लगाऊं, वो वाला लेंगे,
या हमारा जो ट्रीटी में रेट डिफाइंड है वो लेंगे। जनरली ट्रीटी में 10% से नीचे कहीं रेट नहीं है, या तो एग्जेम्प्ट है या 10% है या 15% है। जैसे यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे 15% का रेट है फी फॉर टेक्निकल सर्विस। तो इफ इट बिकम्स फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, राइट, देयर प्रोबेबली इट कैन बी सेड कि ये आपको बेनिफिशियल प्रोविजन पड़ सकता है, बिकॉज यहाँ पे टैक्स रेट आपका 10% से कम आ जाएगा। There may be permutations and combinations which can apply in this particular section depending upon the services which you are providing and depending whether there is a permanent establishment which has been created in India or not, right? So this is how it will work. एक आपको टनेज टैक्स का प्रोविजन पता होगा। टनेज टैक्स में एक सिंप्लीफाइड वे है, फॉरेन शिप्स को, नॉन रेजिडेंट जो वेसल्स हैं वो इंडिया में आते हैं तो उसके ऊपर टैक्स देने का एक सिंप्लीफाइड वे है कि आप जितना टन लेकर के आए हो उसके ऊपर एक पर टनेज हिसाब से टैक्स पे कर सकते हो। सो नाउ द डिमांड वाज कि आप उसी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर को इंडियन वेसल्स के ऊपर भी लगा दो जो कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में चलते हैं। तो ये उन्होंने ये प्रोविजन जो टनेज टैक्स वाला है वो उनके ऊपर भी एक्सटेंड कर दिया है, राइट। उन्होंने इनलैंड वेसल को डिफाइन किया है इनलैंड वेसल एक्ट के हिसाब से, और वो सेम डेफिनेशन को उन्होंने वहां पे एडॉप्ट कर लिया है। तो सिंप्लीफाई करने का सिर्फ काम है और कुछ नहीं है, कि जो टनेज टैक्स नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर लगता था वही आप एज एन इंडियन वेसल भी ऑप्ट कर सकते हो, ये ऑप्शन भी है, करेक्ट। उसके बाद हमारे आते हैं, एक मिनट देख लेते हैं, कोई क्वेरी हो तो इफ यू कैन आस्क मी, इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू आस्क मी ऑन द हमारा सेशन। I hope all are with me. If you have any queries, please feel free to ask in the chat or raise your hand. I'll unmute you also, right? Okay, let me go back to the memorandum. Now जो next provisions है, next section of the memorandum is simplification and rationalization. इन provisions में क्या हुआ है कि कुछ tedious provision थे, कुछ टेक्निकल थे, कहीं जगहों पे प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सपोर्ट नहीं कर रहे थे कुछ प्रोविजंस, तो उन प्रोविजंस को उन्होंने रैशनलाइज किया है। नाउ फर्स्ट इज द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, जहां पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर नए प्रोविजंस आए थे 2020-21 में, जहां पे पहले क्या होता था, ओल्ड रिजीम में, सबसे पुराने में, आपने एक बार चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर कर लिया तो वो परपेचुअल होता था, आपको कभी वापस उसको रिन्यू कराने नहीं जाना पड़ता था। देयर वर lesser instances of verification by the income tax authorities. वो कभी कभी वेरीफाई करते थे, कभी नहीं करते थे, वो चलती चली जा रही थी 20-20, 25-25, 30-30 सालों से, कोई पता ही नहीं होता था, बिकॉज इन सब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का आपको असेसमेंट करना तो पॉसिबल है नहीं, तो चलते चले जा रहे थे, कोई तरीका ही नहीं था कि कैसे करें। So the government changed it. उन्होंने बोला कि आपको हर 5 साल बाद आना पड़ेगा अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए। तो जब आप रिन्यू कराने के लिए लेके आओगे तब हम आपसे पूछेंगे कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया, एक्टिविटीज क्या की, दिखाओ आपने हमें कैसे चैरिटेबल अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया। उनकी पिक्चर्स मांगेंगे, उनके एक्सपेंसेस की डिटेल्स मांगेंगे, राइट। आपने रिलेटिव्स को तो पैसा नहीं दे दिया, जो आपके कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको तो पैसा नहीं दे दिया वापस। तो उस तरीके की सारी जो वेरिफिकेशन है वो हर 5 साल में हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने ये 5 साल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ एक क्वेश्चन उठ रहा था कि भाई जो छोटी चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो कि उतनी बड़ी नहीं है, उसका स्केल इतना बड़ा नहीं है, उनके लिए हर 5 साल बाद अपने आप को वेरीफाई कराना मुश्किल है। उनके लिए ये एक ऑनरस जॉब है, उनके लिए कॉस्ट भी लगेगी और उनको प्रॉब्लम भी होगी। तो उन ट्रस्ट्स के लिए जो कि 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है, जिनकी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में जब वो रिन्यूअल की डेट आती है, उससे पहले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर आपके 5 करोड़ से नीचे की टोटल कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड है पर ईयर, उनके लिए टाइम लिमिट बढ़ा करके 10 साल कर दी गई है, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने 10 साल वाला प्रोविजन, पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन ये वाला है, एवरी 5 इयर्स पहले होता था टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन, उन्होंने 5 साल से बढ़ा करके 10 साल का टाइम पीरियड कर दिया है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि आपकी जो टोटल इनकम ऑफ द सच ट्रस्ट विदाउट गिविंग इफेक्ट टू दी
प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 और 12। तो विदाउट गिविंग इफेक्ट 10 11 और 12 क्या होता है कि जितनी भी कंट्रीब्यूशन आपको रिसीव हुई वही आपकी इनकम है। डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग दी ईच प्रीवियस 2 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो वो आपको 5 साल की जगह 10 साल में कराना है। देन ये जो पहले वाला था कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या होता था कि आप जब एप्लीकेशन डालते रिन्यूअल के लिए तो वहां पे ये कंडीशन थी कि स्पेसिफाइड वॉयलेशन है अगर आपकी वाइल मेकिंग दी एप्लीकेशन, तो वो आपका कैंसिल कर देते थे। और उसमें एक कंडीशन थी कि योर एप्लीकेशन इज नॉट कंप्लीट वेयर द एप्लीकेशन रेफर टू इन clause AC of subsection 1 of 12A is not complete or it contains false or incorrect information। तो false और incorrect information अगर है तो obviously फिर तो वो आपका कैंसिल होगा ही होगा, बट सिर्फ इनकम्प्लीट होने की वजह से भी कैंसिल हो जाता था। तो उसमें रिप्रेजेंटेशंस गई थी कि भाई खाली इनकम्प्लीट होने की वजह से तो आप वो जो इनकम्प्लीट आपको लग रहा है वो हमसे इन्फॉर्मेशन मांग लो, उसमें आप रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल कर रहे हो, तो वो उन्होंने वहां से डिलीट कर दिया। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया इट इज नोटेड माइनर डिफॉल्ट वेयर एप्लीकेशन इज नॉट कंप्लीट मे लीड टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन becomes liable to tax, right? It is therefore proposed to amend the section so as to provide that situations where application for registration is not complete shall not be treated as specified violation। तो ये उन्होंने डिलीट कर दिया इस चीज को, तो रैशनलाइज कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। देन उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए एक और सिंप्लीफिकेशन की कि जहां पे भी उनके रिलेटिव्स होते थे, तो पहले क्या होता था कि अगर आप एक कंट्रीब्यूटर हो, आपने एक ट्रस्ट को डोनेशन दी और वो डोनेशन एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, तो दैट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आपको वापस कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर सकते। अगर वो आपको वापस कोई बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। साथ में आपको भी नहीं कर सकते, आपके किसी रिलेटिव को भी नहीं कर सकते, और आप जिसमें इंटरेस्टेड हो ऐसी किसी कंसर्न को भी नहीं कर सकते। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई या फर्म हो गई या कोई और चैरिटेबल ट्रस्ट में जिसमें आप ट्रस्टी हो, उसको भी अगर आपने कोई प्रॉफिट बेनिफिट पास ऑन कर दिया या किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन की, तो वहां पे प्रॉब्लम होती थी, आपको उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता था। अब चैरिटेबल ट्रस्ट कहते हैं कि भाई मेरे को किसी ने कंट्रीब्यूशन दी, राइट, तो मैं उसको तो जानता हूँ लेकिन उसका रिलेटिव कौन है, वो किस किस फर्म में कहाँ कहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लेके बैठा है या सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट लेके बैठा, मुझे क्या पता लगेगा, कोई ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट भी नहीं है जहां से मैं पता कर सकूं। तो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए बड़ा कम्बरसम प्रोसीजर हो जाता था कि हम पता ही कैसे करें, और ऑडिटर के लिए भी प्रॉब्लम थी, ऑडिटर भी कैसे देखेगा उसको। तो उन्होंने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दी थी कि भाई आप ये इसको सिंप्लीफाई करो। तो नाउ गवर्नमेंट हैज सेड कि एक तो उन्होंने थ्रेशोल्ड बढ़ा दी, उन्होंने थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया कि जो कंट्रीब्यूटर है, मतलब मैं डोनेशन दे रहा हूँ मान लो एक ट्रस्ट को, तो जब मैं डोनेशन दूंगा तो मेरी थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया गया, और ये भी बोल दिया गया कि अब मेरे को ही देखना है आपको, मतलब जो ट्रस्ट है वो सिर्फ एज अ कंट्रीब्यूटर मुझे ही देखेगी, मेरे रिलेटिव को या मेरी कंसर्न को जिसमें मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, सजेशन हैव बीन रिसीव्ड, देयर आर डिफिकल्टीज in furnishing certain details of persons other than the author, founder, trustee or manager who have made substantial contribution to the trust, that is to say any person whose contribution up to the end of the relevant previous year exceeds 50,000। अच्छा, ये जो 50,000 रुपए का अमाउंट था ये ओवरऑल था, ये पर ईयर 50,000 नहीं था। अगर फ्रॉम द डे स्टार्टिंग ऑफ द ट्रस्ट एक कंट्रीब्यूटर ने टोटल 50,000 रुपए कर दिया अप टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 50,000 रुपीज, तो वो एक आपका डोनर ऐसा बन जाता था, स्पेसिफाइड पर्सन में कवर हो जाता था। अब 50,000 की लिमिट ही आज की डेट पे कुछ नहीं रही, तो उन्होंने इस पहले लिमिट को चेंज किया। उन्होंने क्या कर दिया कि ईच प्रीवियस ईयर में, पहले तो हर वो लिमिट को चेंज करके हर प्रीवियस ईयर की करा कि एक प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कंट्रीब्यूशन, और एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन अप टू दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 10 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो नाउ दिस इज रैशनलाइज्ड, पहली कंडीशन तो लिमिट को रैशनलाइज कर दिया। देन रिलेटिव की डेफिनेशन को हटा दिया, शेल नॉट बी इंक्लूडेड एनी कंसर्न इन विच सच पर्सन इज मेंशन्ड इज अबव एज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, उसको भी हटा दिया। तो अब सिर्फ डोनर को देखना है। ऑब्वियसली जो ट्रस्टी, फाउंडर, ऑथर, मैनेजर है, ये तो इनकी तो डिटेल्स आपके पास होनी ही चाहिए क्योंकि ये कुछ ही लोग होते हैं और ये आपसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सो ये रैशनलाइज कर दिया।
देन बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दीज आर कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रस्ट। ये जनरली टैक्स ट्रांसपेरेंट एंटिटीज होती हैं, इनके हाथ में टैक्सेबिलिटी बहुत लिमिटेड किसी चीज पे आती है। अदरवाइज अगर इन्होंने इंटरेस्ट कमाया, डिविडेंड कमाया, कैपिटल गेन्स कमाए, वो सारे के सारे यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होते हैं। ये लोग एक रिपोर्ट इशू करते हैं एट द ईयर एंड कि आपके हाथ में इतना इंटरेस्ट आया, इतना डिविडेंड आया, इतना कैपिटल गेन आया, तो फिर यूनिट होल्डर अपनी इनकम में उसको इंक्लूड करके टैक्स देता है। यहाँ पे जो ये सेक्शन था जिसमें टैक्स ट्रांसपेरेंसी की बात होती थी, उसमें 1112 ए मिसिंग था। तो वहां पे कंफ्यूजन आ रहा था कि भाई ये किसके हाथ में टैक्स होगा, ये यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स होगा या बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्स होगा। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए उन्होंने 1112 ए को भी इसी में इंक्लूड कर दिया। Provides that tax on long-term capital gains in certain cases of long-term capital asset being equity shares or a unit or trust, business trust, right? So it is proposed to amend subsection 2 of section 115 UA to provide total income of business trust shall be chargeable to tax at maximum marginal rate, क्योंकि जो बची हुई इनकम होती है इन बिजनेस ट्रस्ट की, वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स होती है। वो आपका ना स्लैब रेट मिलता है, ना ही वो कंपनी वाला 25% का रेट मिलता है। इसमें मैक्सिमम मार्जिनल ट्रस्ट रेट जो है वो ट्रस्ट क्योंकि इंडिविजुअल की तरह टैक्स होती है, तो इट कैन गो अप टू 37%, राइट। और अगर ओल्ड रिजीम में वो कवर करते हैं अपने आप को तो 42% तक जा सकता है। तो उस चीज के लिए वहां पे क्या हो रहा था कि वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला टैक्स था 1112 वे में जो कवर होता है, वो मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स पे टैक्स हो सकता था। तो उस चीज को उन्होंने रिमूव कर दिया। उन्होंने फ्रॉम असेसमेंट ईयर 26, 27 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर क्लैरिफाई कर दिया, यहाँ पे 1112 ए को भी डाल दिया, राइट। देन दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट आई थिंक ईयर 2019 में या 20 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बोलता है इन अ वेरी ब्रीफ सिनेरियो कि अगर नॉन रेजिडेंट कंपनी किसी भी इंडियन पार्टी से कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करे, जैसे गुड्स सप्लाई कर दिया, सर्विसेज दे दी या ले ली, वहां पे लिखा होता है एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे और टोटल ऑफ द ट्रांजैक्शन विद इन 1 ईयर, हर पार्टीज को मिला करके इंडिया में जितनी भी पार्टीज हैं उनके साथ जो फॉरेन नॉन रेजिडेंट पार्टी का टोटल ट्रांजैक्शन एग्रीगेट हुआ, वो अगर 2 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया, तो आपको आपकी फॉरेन कंपनी की इंडिया में बन जाती है बिजनेस कनेक्शन। और बिजनेस कनेक्शन बनने की वजह से उन ट्रांजैक्शंस पे जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो इंडिया में टैक्सेबल हो सकता है, राइट। वो टैक्सेबिलिटी आ जाती थी। हाउएवर ये कॉन्सेप्ट जो है ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के कॉन्सेप्ट के सब्जुडिस ही है। अगर उसकी ट्रीटी है उस फॉरेन कंपनी की, तो वो ट्रीटी में बेनिफिट ले सकता है, और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं बनती है एज पर द ट्रीटी तो एग्जेम्पशन मिलती है। हाउएवर ये तो पुराना कॉन्सेप्ट था, बीच में इन्होंने अमेंडमेंट ला करके बोल दिया कि फॉर्म 10F फाइल करना पड़ेगा फॉरेन कंपनी को, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा इंडियन इनकम टैक्स वेबसाइट पे। अब बहुत सारी कंपनियां ये नहीं करती हैं, वो फॉर्म 10F भी फाइल नहीं करते हैं, उन्होंने टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट भी हर साल नहीं लिया होता है। उन कंपनीज के लिए ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है आज की डेट पे। एंड देन एक और बिजनेस कनेक्शन में कॉन्सेप्ट होता है जो कि ओरिजिनल बिजनेस कनेक्शन वाले सेक्शन में 9 सबसेक्शन 1 में, कि अगर आपकी एक्टिविटीज, एक नॉन रेजिडेंट पार्टी की एक्टिविटीज आर ओनली कन्फाइंड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, आप सिर्फ यहाँ पे आते हो, लोगों से डील करते हो, माल खरीदते हो और बाहर एक्सपोर्ट कर देते हो, तो उस कारण से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है वो आपको बिजनेस कनेक्शन नहीं बनाएंगे एंड देयर विल बी नो टैक्सेबिलिटी ऑन द नॉन रेजिडेंट कंपनी। अब जब ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का डेफिनेशन उन्होंने डाला, तो इस एग्जेम्पशन को सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में नहीं डाला, क्योंकि वहां पे भी एनी ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। तो वहां पे क्या इंटरप्रिटेशन आ रही थी निकल के कि अगर फॉरेन कंपनी का काम ही है इंडिया से प्रोक्योर करके, मान लो वो वॉलमार्ट जैसी कंपनी है जो कि सस्ते में माल खरीदते हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में बेचते हैं, तो अगर वो इंडिया में या तो जॉब वर्क करा रहे हैं या यहाँ से परचेज करके बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बन जाएगी एंड सम पार्ट ऑफ द इनकम मे गेट टैक्स्ड इन द इंडियन जुरिस्डिक्शन। सो ये चीज को क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एग्जेम्पशन, ये प्रोवाइजो डाल दिया है कि वो जो पुरानी ओरिजिनल बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में एग्जेम्पशन है,
कि इफ द गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम इंडिया ओनली फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, वो एग्जेम्पशन इन्होंने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाले कॉन्सेप्ट में भी डाल दी है। ठीक है, तो अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जस्ट टू एक्सप्लेन कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट क्यों आज की डेट पे इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप एक इंडियन कंपनी हो या इंडियन रेजिडेंट हो जो कि बाहर से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, बाहर से कैपिटल गुड्स मशीनरी परचेज कर रहे हैं, या आप ट्रेडिंग के लिए फिनिश्ड गुड्स परचेज कर रहे हो और इंडिया में सेल करते हो, तो गुड्स जब परचेज करते हो तो उसके पेमेंट के लिए आपको फॉर्म 15 सीएसीबी फाइल नहीं करना पड़ता, वो स्पेसिफिक एग्जम्पशन है, आपको आरबीआई में कोई जरूरत नहीं है, आपकी पेमेंट ऐसे ही निकल जाती है। इस चीज के ऊपर आज तक कोई टैक्स भी नहीं काटता था, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कभी भी टैक्स काटने की जरूरत नहीं होती। हम इस तरीके की फॉरेन पार्टी से ना ही टीआरसी मांगते हैं, ना ही फॉर्म 10F मांगते हैं, ना ही नो पीई डिक्लेरेशन मांगते हैं। इस सिचुएशन में जो इंडियन पार्टी है उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है सेक्शन 195 में कि अगर फॉरेन पार्टी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है तो आपको विद होल्डिंग टैक्स करना है। अब ये ट्रांजैक्शन जो परचेज ऑफ गुड्स वाली है, अगर आपने परचेज ऑफ गुड्स 2 करोड़ से ऊपर किया है एक साल में एक ही पार्टी से, तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसकी फॉरेन पार्टी की सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में बन गई, और इस ट्रांजैक्शन पे उनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए, जो कि आप ट्रीटी की वजह से एग्जेम्प्ट करा सकते हो, राइट। तो ट्रीटी की वजह से तो एग्जेम्प्ट करा सकते हो, लेकिन ट्रीटी वाला कोई डॉक्यूमेंट तो लेते ही नहीं है हम लोग, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट नहीं लेते, नो पी डिक्लेरेशन नहीं लेते, फॉर्म 10F भी फाइल नहीं कराते। तो देयरफॉर जहां पे भी गुड्स की ट्रांजैक्शन हो रही है, जहां पे फॉर्म 15 सीएसी भी फाइल नहीं हो रहा, वहां पे ये स्किप होने के चांसेस रहते हैं। और ये वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में दिस विल बी अ फोकस एरिया फॉर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज टू रीओपन होल्डर असेसमेंट्स और टीडीएस असेसमेंट्स। आपकी टीडीएस असेसमेंट्स को खोल करके ये बोल सकते हैं कि आपने इन पार्टीज के ऊपर नॉन रेजिडेंट पेमेंट जब करी है उस पर टीडीएस नहीं काटा, राइट। सो whenever you are purchasing goods, so be mindful, if the purchase of goods from one single party non resident party is exceeding 2 crore rupees, you have to ask for TRC, electronic form 10F and no PE declaration, right। तो ये हमारा हो गया रैशनलाइजेशन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के लिए। देन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए उन्होंने बोला कि प्रीमियम अमाउंट एग्रीगेट पेबल ड्यूरिंग द टर्म इज एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपए, तो ये अभी तक एग्जेम्प्ट होता था। ULIP is a capital asset only when exemption under does not apply on such policies on account of applicability of fourth or fifth proviso। तो ये फोर्थ और फिफ्थ प्रोवाइजो बीच में आते थे, तो वो चीज को हटा दिया गया है। I'll skip this। Then this is a definition of capital asset। यहाँ पे ये FIIs के लिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, उनमें इशू रहता था कि फॉरेन FIIs जनरली इज इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, तो उनकी इन्वेस्टमेंट इनकम मानी जाएगी कैपिटल गेन की जब सेल करेंगे, या वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, इस पे कंफ्यूजन रहता था, इसमें खींचतान बनी रहती थी। और अब इन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि आप अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट, किसी सिक्योरिटीज में, तो वो हमेशा कैपिटल गेन ही माना जाएगा। तो उन्होंने कैपिटल गेन की डेफिनेशन को अमेंड कर दिया। विद अ व्यू ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी in respect of above, it is proposed to amend the act to provide that any security held by investment funds referred to in 115 UB which has invested in such security, right, would be treated as capital asset only, so that income arising from transfer of such security shall be in the nature of capital gains। तो capital gain ही माना जाएगा। अब इसके दो एस्पेक्ट है। पहला, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 12.5% का रेट मिलेगा, वो भी यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। पहले FIIs के लिए 10% का ही रेट रह गया था पिछले साल में, ये वाला रेट उन्होंने चेंज कर दिया, यहाँ पे 10% ही रह गया था उसमें ये वाला, तो उन्होंने अब इसको भी चेंज करके 12.5% कर दिया है, 12.5% ये कर दिया उन्होंने, तो 12.5% रहेगा रेट। सेकेंडली, अगर आप देखोगे तो कैपिटल एसेट से मान लो अगर लॉस हो जाता है, तो वो कैपिटल लॉस जो है वो सिर्फ कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग डिविडेंड इनकम भी कमा रहे होते हैं उन सिक्योरिटीज पे, हो सकता है उन सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट भी आ जाए, तो अगर ये इसको बिजनेस इनकम मानते तो बिजनेस लॉस के सिचुएशन में दिस कुड हैव बीन सेट ऑफ अगेंस्ट द इंटरेस्ट इनकम एंड द डिविडेंड इनकम आल्सो। बट जैसे ही ये कैपिटल गेन बनेगा
तो दिस विल नॉट बी सेट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। तो इसके ड्यूअल एस्पेक्ट है, एक जगह पे कैपिटल टैक्स रेट आपका कम हो गया, बट दूसरी जगह पे आपका सेट ऑफ में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। करेक्ट। नाउ एटीआईएसी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, रैशनलाइजेशन उन्होंने इसको इंक्रीज कर दिया 2030 तक। रैशनलाइजेशन ऑफ टीडीएस रेट्स, दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट तो मतलब ऐसा रेट बहुत ज्यादा चेंज नहीं किए हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 193 में जो टीडीएस कटता है, तो अगर आपका सिक्योरिटीज पे आपने कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो पहले कोई थ्रेशोल्ड ही नहीं थी, अगर आपको 1 रुपए का भी पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की तो उसके ऊपर टीडीएस कटेगा 10% का। अब वो थ्रेशोल्ड कर दिया कि एक इंडिविजुअल को एक साल में एक सिक्योरिटी से अगर 10,000 से ऊपर नहीं जा रहा है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यहाँ पे 50,000 की लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए थी, उसको 1 लाख कर दिया। इन अदर पर्सन 40,000 थी, उसको 50,000 कर दिया। वेयर द पेयर इज बैंक, ये तो अदर देन बैंक है, राइट। क्या अगर आपने नॉर्मल लोन लिया है किसी से, और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हैं या इंटर कॉर्पोरेट लोन्स हैं, उसमें आप किसी दूसरी कंपनी को लोन वो पे कर रहे हो, या इंडिविजुअल से डायरेक्टर से लोन लेते हैं, शेयर होल्डर से लोन लेते हैं, उन वाले केसेस में आप ये टैक्स रेट लगाओगे, या एग्जम्पशन लिमिट थी। नाउ व्हेन द पेयर इज बैंक, तो पहले 5,000 की लिमिट थी, अब वो 10,000 की लिमिट कर दी है। व्हेन द पेयर इज बैंक, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस भी इंक्लूडेड रहते हैं, राइट। देन डिविडेंड के लिए 5,000 की लिमिट थी, वो 10,000 कर दी है। मान लो आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, 5,000 से ऊपर का अगर डिविडेंड आता था एक साल में किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से, तो वो उस पर टीडीएस कटता था, अब वो लिमिट 10,000 हो गई है। म्यूचुअल फंड से कोई इनकम आती है तो वो 5,000 की लिमिट 10,000 हो गई है। एक विनिंग ऑफ क्रॉसवर्ड पजल या विनिंग ऑफ हॉर्स रेस में एक इशू होता था हमेशा से। मान लीजिए आप कोई क्रॉसवर्ड पजल या कोई लॉटरी जीत गए, अब लॉटरी जीत गए में जो टीडीएस का थ्रेशोल्ड प्रिस्क्राइब थी, वो रिसिपिएंट के हिसाब से प्रिस्क्राइब थी कि रिसिपिएंट को 10,000 से ज्यादा रिसीव हो गया एक साल में, पूरे साल में, तो उसके ऊपर टीडीएस काटना है। अब मैं अगर लॉटरी फैसिलिटेटर हूँ, जो मैं लॉटरी की टिकट हम करते हैं, अब मुझे क्या पता उसने और कहाँ कहाँ पे जीती है, राइट। मुझे क्या पता कि वो पूरे साल में कितनी लॉटरी उसने जीती है या नहीं जीती है। तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने, उनको बोला कि एक ट्रांजैक्शन को देखेंगे, हमें नहीं मतलब कि आपने पूरे साल में कितना जीता नहीं कितना जीता, मेरी ट्रांजैक्शन में अगर एक सिंगल ट्रांजैक्शन में आपको 10,000 से ज्यादा का विनिंग हुई है, उस पे आपको टीडीएस कटेगा। इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस का रेट आपको पता होगा 30% होता है। इंश्योरेंस कमीशन की लिमिट 5,000 से बढ़ा दी, 15 से 20 कर दिया। कमीशन प्राइस प्राइस एक्सेट्रा ऑन लॉटरी टिकट यहाँ पे 15,000 से 20,000 की लिमिट कर दी है। देन ये एक सेपरेट काइंड ऑफ प्राइस, मेरे को पता भी नहीं है इसमें कौन सी लॉटरी टिकट है। कमीशन और ब्रोकरेज 194H में जो होता है, दैट इज, ये इंश्योरेंस कमीशन है स्पेसिफिकली, नॉट द अदर ब्रोकरेज और कमीशन। 194H में जो आपका अदर देन इंश्योरेंस कमीशन और ब्रोकरेज होता है, उसकी लिमिट भी 20,000 हो गई। रेंट पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी या आप बिजनेस पर्पसेस के लिए कोई रेंट पे ले रहे हो, वो प्रमाइसेस अगर आपने रेंट पे लिया और आपका एनुअल रेंट 2,40,000 से नीचे है ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल में आपने 2,40,000 से नीचे का रेंट दिया तो आपको टीडीएस नहीं काटना पड़ता था। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। से आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली, कमर्शियल स्पेस, एट अ रेंट ऑफ 1 लाख पर मंथ। अब आपने वो रेंट पे ली फरवरी में, तो आपने 2 महीने का ही रेंट पे किया, फरवरी और मार्च, जिसका टोटल रेंट आपका बनेगा 2 लाख रुपए। तो क्योंकि पूरे फाइनेंशियल ईयर में रेंट 2,40,000 से ज्यादा नहीं बना, तो इवन दो आपका रेंट पर 1 लाख पर मंथ है, आपको कोई टीडीएस नहीं काटना फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ऑब्वियसली जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख होगा तो वो ज्यादा हो ही जाएगा, तो उस साल में काटना है। पहले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे टीडीएस बच गया। अभी जो उन्होंने लिमिट बढ़ा दी है, वो कर दिया उन्होंने 50,000 रुपए पर मंथ, विच इज एट पार विद दी इंडिविजुअल पेइंग रेंट ऑफ 50,000, जहां पे वहां टीडीएस का रेट आता है 5% के हिसाब से, राइट। तो वो वाली लिमिट को यहाँ पे ले आए हैं कि अगर आप 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा का रेंट दे रहे हो तो आपको टीडीएस काटना है। मान लीजिए आपने फरवरी में लिया 1 लाख रुपए रेंट पर मंथ का रेंट पे, तो पुरानी रिजीम में आपको टैक्स नहीं काटना पड़ता, लेकिन आज के डेट में आपको काटना पड़ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेनिफिट ये है। अच्छा, नाउ इसका अदर की भी यहाँ पे बेनिफिट हुआ है, वहां पे ये है कि आपका मान लीजिए 30,000 रुपीज पर मंथ का रेंट था, पूरे साल रेंट पे ले रखा था,
3,60,000 का रेंट बनता था, आपको टीडीएस काटना पड़ता था। अब वो आपका टीडीएस नहीं बनेगा क्योंकि टोटल आपका रेंट पर मंथ है वो 50,000 से नीचे है। करेक्ट? सो ये एक इम्पोर्टेंट क्लॉज है जहां पे आपको अमेंड करनी पड़ेंगे जहां पे भी आप टीडीएस का इम्प्लीकेशन देखते हो। हमारे लिए थोड़ा सा फायदा हो गया, 30,000 से बढ़कर के लिमिट प्रोफेशनल्स की 50,000 हो गई कि हमें कहीं से 50,000 रुपए तक की पेमेंट आ रही है पूरे साल में, तो उसको टीडीएस नहीं काटना है सामने वाली पार्टी को। पहले वो लिमिट 30,000 थी, 20,000 से बढ़ गई। एनहांस्ड कंपनसेशन ये जनरली उसमें होता है, जो लैंड एक्वायर होती है, कंपल्सरी एक्विजिशंस वगैरह हो जाती हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर होती हैं, वहां पे 2.5 लाख से ऊपर अगर आपको एनहांस्ड कॉम्पनसेशन मिलता है तो ही टीडीएस होता था। अब वो लिमिट उन्होंने बढ़ा के 5 लाख से ऊपर एनहांस्ड कंपनसेशन मिलेगी तब आपकी टीडीएस डिडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये नीचे जो है मेमोरेंडम में, ये सिर्फ इन्हीं हर सेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आई विल स्किप दिस। ये पूरा सिर्फ एक्सप्लेनिंग ही चल रहा है और कुछ नहीं है। 10,000 यहाँ पे बढ़ गया नॉर्मल सिटीजन के लिए, देन सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए हो गई इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। देन यू विल सी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड पजल्स, देन हॉर्स रेस, रेंट, ये सब वही चल रहा है हमारा। राइट, रॉयल्टी, एफटीएस, सबके लिए 50,000 हो गया। 194J में जो भी पेमेंट होती है उन सबके लिए 50,000 की लिमिट हो गई है। राइट, देन इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे भी जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है उनके लिए हो गया 5,000 से 10,000। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हो गया। देन एक रैशनलाइजेशन हुआ है फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। यहाँ पे टीसीएस का सेक्शन होता था। टीसीएस का सेक्शन, अगर आप टिम्बर खरीद रहे हो, आप timber obtained by any other mode from under a forest lease, a timber any other forest produce not being timber or तेंदू leaves। तो अब इसमें डेफिनेशन को लेकर के कंफ्यूजन होता था कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्चुअली में है क्या, राइट? तो हम टीसीएस कलेक्ट करते हैं यहाँ पे, जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तब नहीं, यहाँ पे मैं आई एम बेसिकली अ सेलर, तो मैं बायर से ही कलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे इन्होंने उसको फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डेफिनेशन को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया फ्रॉम द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो डेफिनेशन है वही होगा, या किसी और स्टेट एक्ट में अगर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिफाइंड है तो वहां से आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन लेनी है। उस डेफिनेशन में जो जो प्रोडक्ट कवर्ड है उसके ऊपर ही ये लगना है टीसीएस, और किसी चीज पे नहीं लगना है। एंड लास्टली इन्होंने वो 2.5% के रेट को घटा के 2% कर दिया, 2% का रेट कर दिया। तो ये टीसीएस में एक चेंज है। सेकंड चेंज जो कि बड़ा सिग्निफिकेंट है और एक रिलीफ मेजर है, 2061H, जहां पे आपकी गुड्स सेल टू वन पार्टी 50 लाख से ऊपर होती थी, वहां पे आपको टीसीएस लेना पड़ता था 0.1% का। अब अमाउंट बहुत ही छोटा था बट कंप्लायंस बर्डन बहुत तगड़ा था। और इसमें टीडीएस का भी इन्होंने एक सेक्शन ला दिया था 194Q, कि आपने किसी को किसी से खरीदा, आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो आप उसका टीडीएस भी काटोगे 0.1% पे। तो देवर ओवरलैपिंग सेक्शन, और ये आपको ओवरलैपिंग में भी प्रेसिडेंस किसको मिलता था? टीडीएस वाले को। तो वो टीसीएस वाले बोलते थे भाई टीडीएस वाला कंप्लायंस कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरे को हर ट्रांजेक्शन पे देखना पड़ता है, मुझे पता नहीं होता कि वो करेगा कि नहीं करेगा, कब करेगा, और वी आर अंडर जियोपार्डी कि हम क्या करें। तो गवर्नमेंट ने ये टीसीएस वाला सेक्शन ही हटा दिया, जो 50 लाख से ऊपर वाला बड़ा प्रॉब्लमेटिक सेक्शन था, इसकी कंप्लायंस बर्डन था, ये वाला सेक्शन खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया। राइट, देन ब्लॉक असेसमेंट है, इसको आई एम स्किपिंग इट। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 271AA, यहाँ पे एक प्रोविजन है, शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन सर्च केसेस। इसमें सर्च केसेस को इसको इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया बिकॉज उसके प्रोविजंस डिफरेंट होते हैं। फिर रैशनलाइजेशन ऑफ सर्च में है ही टाइम लिमिट टू इम्पोज पेनल्टीज। अब टाइम लिमिट टू इम्पोज पेनल्टीज में ना थोड़े डिफरेंट डिफरेंट होते थे कि कभी कोई टाइमलाइन किसी से है, कोई टाइमलाइन किसी डेट से शुरू हो रही है, कहीं पे 6 महीने होता था, कहीं पे साल भर होता था। तो वो अलग अलग टाइम लिमिट होती थी, अलग अलग तरीके के ऑर्डर पे। सीआईटी अपील का ऑर्डर आएगा तो क्या होगा, आईटीटी का ऑर्डर आएगा तो क्या आएगा, नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर है तो उसके बाद क्या टाइम लिमिट्स हैं। तो उनको उन्होंने सबको स्ट्रीमलाइन कर दिया है। उन्होंने ये बोला देयर आर डिफरेंट टाइम लिमिट्स फॉर imposition of penalty which have been provided for cases in appeal to JCIT or Commissioner of Appeal. This is difficult to keep track of multiple time barring dates for effective
एंड एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने सबको ज्वाइंट करके एक ही टाइम लिमिट बना दी, 6 months from the end of the quarter in which connected proceedings are completed, right? तो आपका मान लो आपका एक असेसमेंट ऑर्डर आता है 1st of January को, तो वो क्वार्टर कौन सा है? वो 31st मार्च को क्वार्टर खत्म होगा। उस क्वार्टर के खत्म होने के 6 महीने में, यानी कि 30th सितंबर को आपको पेनल्टी ऑर्डर पास करना है। तो आपका 1 जनवरी से लेकर 31st मार्च में जितने भी ऑर्डर या कुछ भी पास होगा, तो उसकी पेनल्टी इंपोजिशन की डेट 30th सितंबर है। तो ऐसे क्वार्टर एंड से आपको 6 मंथ्स काउंट करना है, राइट? देन स्टे में कुछ एम्बिग्विटीज थी कि कब से शुरू होगा, कब खत्म होगा। तो उन्होंने शुरुआत की डेट बोली कि जिस दिन ऑर्डर पास हो गया, हाई कोर्ट ने कोई स्टे दे दिया या किसी ट्रिब्यूनल ने कोई स्टे दे दिया कि आप इसको अभी प्रोसीड नहीं करोगे, प्रोसीडिंग को आप जब तक हमारा डिसीजन नहीं आएगा तब तक आप नहीं करोगे। तो उन्होंने बोला कि जिस दिन वो स्टे ग्रांट हो गया उस दिन से शुरू हो जाएगा, लेकिन खत्म कब होगा? जिस दिन विकेट किया वो दिन खत्म नहीं होगा। जिस दिन इनकम टैक्स ऑफिसर को वो चिट्ठी मिलेगी कि हाँ ये स्टे वैकेट हो गया, उस दिन तक टाइम पीरियड काउंट होगा। कि वो टाइम पीरियड क्या होता था कि भाई मेरी असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइमलाइन है, से फॉर एग्जांपल 21 months from the end of the 24 months from the end of the relevant assessment year या 12 months from the end of the relevant assessment year। तो वो टाइमलाइन पे कई बार क्या होता था कि हम 148 में रिट में चले जाते हैं। हमने चैलेंज कर दिया कि जी आपने तो मेरी रिट ही गलत खोली है। अब जिस दिन कोर्ट ने स्टे कर दिया कि अभी आप इनकम टैक्स ऑफिसर को डायरेक्ट कर दिया कि अभी आप कुछ नहीं करोगे जब तक हमारा फाइनल डिसीजन नहीं आता, उस टाइम पीरियड से लेकर के फाइनल डिसीजन आने में ही साल भर निकल गया। तो क्या होगा? वो असेसमेंट का तो टाइम पीरियड खत्म हो गया। तो ये क्या कर प्रोविजन है लॉ में कि ये जितने टाइम का स्टे मिला आपको वो एक्सक्लूड हो जाएगा टाइम लिमिट को काउंट करने के लिए। तो वो किस दिन से शुरू होगा वो टाइम पीरियड और किस दिन एंड होगा, इस पे एम्बिग्विटी थी। इस एम्बिग्विटी को उन्होंने खत्म करने के लिए बोला कि जिस दिन आपका स्टे ग्रांट हुआ उस दिन से ही चालू हो जाएगा, चाहे मुझे ऑर्डर मिले 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन ऑर्डर आ गया उस दिन से टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करेंगे। खत्म किस दिन करेंगे? जिस दिन सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द ऑर्डर वेकेटिंग द स्टे हैज बीन रिसीव्ड बाय जुरिसडिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, राइट? तो ये कई बार होता क्या था कि कोर्ट ने तो ऑर्डर पास कर दिया, वहां से चिट्ठी आने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो वो उनको वो प्रॉब्लम होती थी कि हमें तो पता ही नहीं लगा इनकम टैक्स ऑफिसर को, वो तो स्टे में लेके बैठे हुए हैं, पता लगा वहां ऑर्डर पास हो चुका है और एसएससी आके बोलता था कि जी ऑर्डर तो पास हो गया, आपका टाइम लिमिट जो है वो कम रह गया है असेसमेंट करने। तो ये उस चीज को कवर करने के लिए उन्होंने बोला है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज अमालगमेशन प्रोसीडिंग्स। अमालगमेशन में बड़ा अच्छा तरीका लोगों ने निकाल रखा था कि मान लीजिए एक लॉस मेकिंग कंपनी है ए, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है बी। तो लॉस मेकिंग कंपनी में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को ऐड कर देते या अमालगमेटिंग कंपनी को ऊपर ले जाते थे, राइट? Provide that accumulated loss of amalgamating entity or the predecessor entity shall be deemed to be the loss of the amalgamated entity। तो मान लो बी कंपनी जिसमें लॉस है, वो अगर मैंने ए में मर्ज कर दिया तो बी के जितने भी लॉसेस है वो ए के लॉसेस बन जाते थे और उसका टाइम पीरियड 8 साल का दोबारा से नया शुरू हो जाता था, क्योंकि ए के लिए तो वो पहला साल है जब वो आया, तो उनके लिए वो 8 साल नया शुरू हो जाता था। तो कई बार कंपनीज क्या करती थी कि मान लीजिए वो ऐसे कंसिस्टेंट लॉसेस में चल रहे हैं कोई बिजनेसेस और उनको एवरग्रीनिंग करनी है अपने प्रॉफिट्स की, तो वो मान लो 7वें साल में जाकर के अमालगमेशन कर देंगे। तो 7वें साल में अमालगमेशन कर देंगे, जो अगले साल ही खत्म होने वाले थे उनको अगेन एक नया 8 साल का पीरियड मिल गया, क्योंकि वो अमालगमेट होकर के नई कंपनी में चला गया। तो उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी। वहां पे यहाँ उन्होंने क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी है कि ऐसे एवरग्रीनिंग नहीं होगी। जिस साल में पहली बार लॉस इनकर हुआ था वहीं से आपके 8 साल काउंट होंगे, दैट्स इट। आप नई कंपनी में मर्ज हो गए नहीं हुए उससे हमें कोई लेना देना। तो ये उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस। अब ये बोल तो रहे हैं रैशनलाइजेशन, बट ये थोड़ा सा है टिपिकल। इसमें होता क्या है, इसमें इन्होंने बोला क्या है इस पर्टिकुलर नई अमेंडमेंट में कि अगर मान लीजिए आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट हुई और वहां पे आपकी एक ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट हो गई, राइट? तो वो एडजस्टमेंट अगर असेसी चाहे तो, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, अगर असेसी चाहे तो वो ये एप्लीकेशन लिख करके दे सकता है। एक पर्टिकुलर फॉर्म आएगा, कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हो कि भाई यही एडिशन मेरी
या यही मार्कअप मेरा अगले 2 सालों के लिए भी मान लिया जाए। तो आपके 3 साल कवर हो गए। एक तरीके से अनसेड वो आपका आ गया जो ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट टाइप का होता था ना, तो वो आपने नेगोशिएशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बट आपको मान लो एक एडिशन ऐसी हुई जहाँ पे आपका परसेंटेज बहुत ही कम हिला। मान लो 1 आधे परसेंट से आपका परसेंटेज हिल गया मार्जिन का। आप कहते हो छोटी-सी परसेंटेज है, ले दे के खत्म करो, अगले 2 साल भी फाइनल हो जाएँगे इसी परसेंटेज में, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कंपनी इनकम टैक्स ऑफिसर के ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास जाकर के ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। उनके नेक्स्ट 2 साल भी सेम परसेंटेज पे क्लोज हो जाएँगे, उसमें अदर देन दैट कुछ और देखा ही नहीं जाएगा। तो ये इन्होंने प्रोसीजर एक नया लेके आए हैं। सो व्हिच दे आर सेइंग एज़ कि हम सिम्प्लीफाई कर रहे हैं, रैशनलाइज़ कर रहे हैं। प्रोबेबली इसके रूल्स आएँगे, इतना सिंपल नहीं है जितना सिम्प्लीफाइड तरीके से अभी मैंने बोला है इसको, बिकॉज़ वो परसेंटेज कैसे डिटरमाइन होगा? मान लो आज जो मेरा परसेंटेज है, अगले साल में मेरा प्रॉफिट मार्जिन उससे ज़्यादा है, तो क्या मेरी एडिशन ही नहीं होगी, राइट? मेरी एडिशन कितनी होगी? अब मान लो किसी मैं मार्जिन में हूँ, मेरा जो रेंज आता है प्रॉफिट का 35 परसेंटाइल टू 65 परसेंटाइल, मेरा इस साल में जिस साल में एडिशन हुई है, उस साल में तो मैं उस रेंज से बाहर था, लेकिन अगले सालों में मैं विद इन दैट रेंज हूँ, तो क्या होगा? ये सारी क्लैरिफिकेशंस आनी है, ये रूल्स आएँगे। उन्होंने गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ेशन है कि ऐसे डिफिकल्टीज़ आ सकती हैं इसमें, राइट? सो उन्होंने यहाँ पे भी एक लिखा है सेक्शन में कि हम वी कैन क्रिएट रूल्स, वी कैन प्रोवाइड रूल्स। लेट मी जस्ट सी कहाँ लिखा है यहाँ पे इन्होंने। हाँ, ये रहा। If any difficulties arise in giving effect to the provisions of subsection 3B, subsection 4A, the board may, with previous approval of central government, issue guidelines for purpose of removing difficulty, and every guidelines issued by will be laid before the parliament. तो इसमें कुछ ना कुछ रूल्स और आएंगे। ये अभी एक बेसिक प्रोविजन उन्होंने डाल दिया है। लेट अस सी कि हाउ दिस विल गो अबाउट। राइट, देन उन्होंने बोला एक सेक्शन 115 ए में इंसर्ट किया है, न्यू सबसेक्शन 21 विल बी इंसर्टेड वेयर एएलपी इज डिटरमाइंड अंडर अ स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन एज डिक्लेयर्ड ऑप्शन एक्सरसाइज। तो वो क्या होगा? एओ शैल रिकम्प्यूट, मतलब वो आप अब मान लो मैंने ऑप्शन दे दी, तो ऑप्शन देके होगा क्या अल्टीमेटली? रेफरेंस टू टीपीओ तो है, उसके बाद रिकम्प्यूटेशन हो, तो वो नेक्स्ट 2 सालों की रिकम्प्यूटेशन करेंगे। तो रिकम्पिटिशन कैसे करेंगे? इन कंफर्मिटी विद एएलपी सो डिटरमाइंड बाय द टीपीओ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन टेकिंग डायरेक्शंस फॉर सच प्रीवियस ईयर। रिकम्पिटिशन शैल बी डन विद इन 3 मंथ्स। ये उसका प्रोसीजर है कि जो अगले 2 सालों की रिकम्पिटिशन करनी है वो कैसे हो। तो ये सिर्फ एनेबलिंग प्रोविजंस हैं, एंड प्रोबब्ली वी आर एक्सपेक्टिंग दैट सम मोर rules and clarifications will come to explain that how these amendments will be done or adjustments will be done. अच्छा, एक और सेक्शन होता था 206 ए बी। ये भी बड़ा पिक्यूलियर सा सेक्शन है कि मान लो किसी का टीडीएस 50,000 से ज्यादा कटा है पिछले 3 सालों में, और वो पिछले 3 सालों का ही नॉन फाइलर है, तो उसका जो टीडीएस रेट काटना है मुझे, वो 20% काटना है। ठीक है, तो वो टैक्स रेट हायर हो जाता है, डबल काटना है या 20% काटना है, विच एवर इज हायर, कुछ ऐसे होता था। तो यहाँ पे 206 ए बी के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना पड़ता है, वो बल्क में डेटा अपलोड करते हैं, फिर वो हमें एक पूरी स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट देते हैं, उसमें से फिल्टर लगाओ, फिर ये देखो कि कौन स्पेसिफाइड पर्सन बन रहा है। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब जो डिफॉल्टर है। तो ये बड़ा कम्बरसम प्रोसीजर हो रहा था। एवरी कंपनी यूज्ड टू बी वेरी बॉदर्ड अबाउट इट कि हम इसको पता कैसे करें, नहीं कोई छूट गया, वेबसाइट बहुत स्लो चलती है, कई बार आपको पेमेंट करनी है इमीडिएटली, वेबसाइट नहीं चल रही होती। जैसे अभी कल परसों में ही हम एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे, so there were lot of payments to be made। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जब होती है लिस्टेड एंटिटीज की, तो वहां पे द डेटा इज रनिंग इनटू लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अब हर शेयर होल्डर को आपको वो डेटा अपलोड करके हर शेयर होल्डर का ये पता करना है कि इसके ऊपर जो डिविडेंड जा रहा है वो किस पे मेरे को टीडीएस ज्यादा रेट का काटना है। सो वो टीडीएस प्रोसेसिंग ये 206 एबी की रिपोर्ट ही प्रोसेस नहीं हो पाती है इनकम टैक्स की वेबसाइट से, और आपका टाइम लिमिट वहां पे डिटरमाइंड है कि आपको इतने टाइम पीरियड में पेमेंट भी करनी है डिविडेंड की और टीडीएस भी काटने हैं उससे पहले। तो ये बड़ा कम्बरसम प्रोसीजर था, एंड गुड थिंग इज दैट इन्होंने इसको डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया इसको। बट ऑब्वियसली ये अब इन्होंने डिलीट कर दिया, तो होपफुली ये नए वाले लॉ में भी नहीं होगा।
राइट। देन देर ये हमारा रैशनलाइजेशन वाले प्रोविजंस खत्म हो गए। कुछ उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के ऊपर बात किया है। परक्विजिट्स के अंदर एक एग्जेम्पशन लिमिट होती थी कि इंडिविजुअल की सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, और ये साल की सैलरी होती थी, पर मंथ सैलरी नहीं है, ये साल भर की सैलरी। अगर आपकी 50,000 से ज्यादा नहीं है तो आपको अगर कोई परक्विजिट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता था। और अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाना पड़ रहा है तो आपकी सैलरी अगर ग्रॉस टोटल इनकम, सैलरी भी नहीं है, ग्रॉस टोटल इनकम अगर आपकी 2 लाख रुपए से कम है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने पे टैक्स नहीं लगता था। These two limits were set up 20 years and 30 years ago respectively। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये लिमिट्स को रिवाइज करना है हमें। उन्होंने इसके लिए अनेबलिंग प्रोविजन अभी कर दिया कि हम प्रपोज कर सकते हैं थ्रू रूल्स। उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि हम इसको अनेबलिंग प्रोविजन डाल दिया, दैट मे बी power to prescribe rules may be obtained to increase the limit on gross total income। So इन्होंने अभी कोई लिमिट रिवाइज नहीं की है, कोई अमाउंट को बढ़ाया नहीं है, बट उन्होंने एक पावर ले ली है कि हम डिटरमाइन करेंगे, देखेंगे और इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं। और टाइम टू टाइम फिर वो सिर्फ एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रूल्स के थ्रू पावर जो इन्होंने पावर ली है अपने पास, वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा, जैसे ग्रेचुइटी में बढ़ जाती है, लीव एनकैशमेंट वगैरह में बढ़ जाती है, राइट। तो दिस वी शुड सी कि अभी क्या लिमिट आती है। ऑब्वियसली अगर हम ये देखेंगे कि परक्विजिट की एग्जेम्पशन के ऊपर बातचीत हो रही है इस पर्टिकुलर एक्ट में, एंड दे आर सेइंग कि हम पावर लेकर के एग्जाम करेंगे, तो देन होपफुली सिमिलर काइंड ऑफ एग्जेम्पशन वुड आल्सो बी देयर समवेयर इन द न्यू इनकम टैक्स बिल। ये ऐसा लग रहा है। सो आपको कुछ कुछ एक ना हिंट्स मिल रहे हैं कि न्यू बिल में क्या आएगा। ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक में आ ही जाएगा, बट सम प्रीकर्सर्स आर ऑलरेडी देयर। अच्छा, एक एनपीएस वात्सल्य स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम में, जहां पे आप माइनर चाइल्ड के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो पेंशन स्कीम में। खुद के लिए करते हो तो 80 CCD में आपको 50,000 तक की डिडक्शन मिलती है। उन्होंने उसी स्कीम में, उसी डिडक्शन में एनपीएस वात्सल्य स्कीम को भी नाउ इंक्लूड कर लिया है। तो ऑब्वियसली ये आपको डिडक्शन 50,000 तक ही मिलेगी सिर्फ, और ये ओवरऑल लिमिट 50,000 में ही इंक्लूडेड है, इससे ज्यादा में नहीं है, राइट। देन नेशनल सेविंग स्कीम एक बहुत पुरानी स्कीम होती थी, ये 1992 में खत्म हो गई थी। इसमें कुछ चल रहा था कि भाई आप अगर इसमें से विड्रॉ करोगे तो आपको टैक्सेबिलिटी लगेगी। आई डोंट नो, मतलब इतने पुराने वाले 30-30 साल पुराने, किसी के अमाउंट बचे भी हैं कि नहीं बचे, कुछ बचे ही होंगे तभी रिप्रेजेंटेशन गई हैं। इन्होंने कुछ मैंडेटरीली बोल दिया था कि आपको 1/10/2024 तक विड्रॉ कर ही लेना है। तो इन्होंने सिर्फ उसको रैशनलाइज किया है। उन्होंने बोल दिया कि अगर किसी ने इस पर्टिकुलर डेट से पहले इन्वेस्ट किया था और वो आज विड्रॉ कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं आई। ये क्लैरिफिकेटरी है। और दिस अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिवली उन्होंने डाला है 29 अगस्त 2024 से, राइट, क्योंकि ये मेच्योरिटी नहीं हुआ था, ये सेल्फ विड्रॉवल था। तो सेल्फ विड्रॉवल पे उन्होंने अब टैक्स को वेव कर दिया। देन ये बड़ा अच्छा अमेंडमेंट है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए। पहले क्या होता था, आपको 2 प्रॉपर्टी अलाउड है सेल्फ ऑक्यूपाइड रखने के लिए, राइट। लेकिन आप 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड कब रख सकते हो, जब आप उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन सम अदर स्टेट, और आप उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से कहीं बाहर रह रहे हो और आप उसको रह नहीं रहे हो, तब वो लगता था, तब वो एग्जेम्पशन मिलती थी। ठीक है, आपकी एनुअल वैल्यू 0 मानी जाती थी। अगर आप उसी स्टेट में रह रहे हो बट आप किसी और प्रॉपर्टी में रह रहे हो, रेंटेड में, मान लीजिए आपका आपका जो ओन्ड हाउस है वो 1 बेडरूम का है, लेकिन आप 1 बेडरूम में नहीं रहना चाहते हो, आप एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 3 बेडरूम के फ्लैट में रहना चाहते हो जो कि आपने रेंट कर लिया, और आपने 1 बेडरूम पे ताला लगा के रखा हुआ है। तो ये बोलते थे कि नहीं जी, हम उसकी एनुअल वैल्यू को नील नहीं मानेंगे, क्योंकि आप तो वहीं रह रहे हो, आप उसको ऑक्यूपाई नहीं करो आउट ऑफ योर ओन स्वीट विल। एग्जेम्पशन की कंडीशन ही यही थी कि आप कहीं और रह रहे हो बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और आप उस स्टेट से ही बाहर हो, आप सिटी से ही बाहर हो। तो वो कंडीशन अननेसेसरी की कंडीशन थी। गवर्नमेंट अंडरस्टूड दिस और उन्होंने इस कंडीशन को खत्म कर दिया। तो उन्होंने बोला कि सिंपली बस 2 प्रॉपर्टी हैं, आप 2 प्रॉपर्टी को किसी भी, मान लीजिए आपकी 4 प्रॉपर्टी है, तो किन्हीं भी 2 प्रॉपर्टीज को आप ऑन योर ओन वॉयलेशन, ऑन और योर चॉइस, आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, उसकी वैल्यू निल मानी जाएगी, एनुअल वैल्यू, तो उस पर कोई डीम्ड रेंट वाला टैक्सेशन नहीं आएगा, करेक्ट। देन देर इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिप्टो एसेट के ऊपर उन्होंने एक
नई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट डाल दी है जो क्रिप्टो मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जैसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो आज की डेट में क्या है, जैसे बैंक्स है मान लो, तो वो आपकी इंटरेस्ट इनकम को रिपोर्ट कर रहे हैं, आपका डीमैट अकाउंट, जो डीमैट ब्रोकर है जहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट है, वो आपकी कैपिटल गेन ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट कर रहा है। जो आपको कंपनीज डिविडेंड दे रही हैं, वो आपके डिविडेंड को रिपोर्ट कर रही हैं। तो सिमिलर वे में जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स है, उनके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट डाल दी है कि आपको भी ये रिपोर्टिंग करनी होगी। 285 BAA में ये नया सेक्शन आ गया है, इंसर्ट अ न्यू सेक्शन, और उसमें ये पूरी एक रिपोर्ट बन करके हमारी आ जाएगी, एक नई फॉर्मेट आ जाएगा कि उसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ट्रांजैक्शन कितनी हुई, किस वैल्यू पे हुई, परचेज कॉस्ट क्या थी, वो क्या आएगी रिपोर्ट, वो एक अभी प्रिस्क्राइब होनी है। सो दिस इज द एनेबलिंग सेक्शन। तो जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, तो वो उनकी रिपोर्टिंग अब एनहांस हो जाएगी एंड प्रोबेबली ये आपकी एआईएस में भी रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा नेक्स्ट ईयर से। तो क्रिप्टो में अगर आप डील कर रहे हो तो ठीक है। देन 115 वीपी, यहाँ पे क्या होता था, जॉइंट कमिश्नर ऑफ एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स डीम्ड फिट सेटिस्फाइंग देमसेल्व्स फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ सब कंट्री टू मेक टनेज टैक्स के लिए है कि इंक्रीजिंग द टाइम लिमिट, आप टाइम लिमिट उसको इंक्रीज कर सकते हो। टाइम लिमिट इंक्रीज किया है उन्होंने कि कब तक टनेज टैक्स के लिए आपको ऑर्डर पास करना है। तो मान लीजिए किसी ने ऑप्ट किया है टनेज टैक्स के लिए, तो असेसिंग ऑफिसर को 1 महीने के अंदर अंदर पास करना होता था, जो कि नहीं हो पाता था बहुत बार। तो उन्होंने वो टाइम लिमिट को बढ़ा दिया कि 1 महीने की जगह आप 3 महीने में ऑर्डर पास कर सकते हो, राइट। देन कोर्ट स्टे वाली में हमने बात कर लिया, एक्सक्लूडिंग द पीरियड ऑफ कोर्ट स्टे फॉर कैलकुलेटिंग टाइम लिमिट टू पास ऑर्डर, ये वो वैसे ही वाला है, राइट। देन विल मूव ऑन प्रोसिक्यूशन फ्रॉम डिलेड पेमेंट। ये टीसीएस में एक प्रोविजन था कि अगर मान लीजिए आप टीसीएस को पे करना है नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक, और वो आपका डिले हो जाता है, 1 या 2 दिन से भी डिले हो जाता है, तो आपको प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो सकती है आपके अगेंस्ट। टीडीएस वाले प्रोविजन में एक प्रोविजन है कि अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करने से, टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करने से पहले, टीडीएस रिटर्न फाइल करने से पहले पहले वो डिपॉजिट करा दिया, प्रोसिक्यूशन आपके ऊपर इनिशिएट नहीं होगी। वही प्रोविजन को इन्होंने एक्सटेंड करके टीसीएस के ऊपर भी लगा दिया। इट इज प्रपोज्ड that prosecution shall not be instituted against a person covered under section if the payment of tax collected has been made to the central government any time on or before the times prescribed for filing the quarterly statement. तो क्वार्टरली स्टेटमेंट अगर आपने फाइल करने से पहले पहले फाइल कर दिया है और पैसा पे कर दिया है, तो आपको प्रोसिक्यूशन में नहीं जाना होगा। देन बहुत सारी पेनल्टीज ऐसी हैं, ये भी रैशनलाइजेशन है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, बट फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नॉट फॉर द असेसिंग असेसी, क्योंकि इन पर्टिकुलर सेक्शंस में ये 271C, ये टीडीएस डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टीज होती हैं, काफी सारी ऐसी पेनल्टीज हैं जो कि जॉइंट कमिश्नर या हायर अथॉरिटी ही इनिशिएट कर सकता था, तो वही लेवी कर सकता था। तो अब जॉइंट कमिश्नर लेवी नहीं करने के करने के कारण से कभी-कभी ये स्किप हो जाती थी। नॉर्मल असेसिंग ऑफिसर के पास से रिपोर्ट ही नहीं जाती थी जॉइंट कमिश्नर के पास। तो इसलिए ये पर्टिकुलर प्रोविजंस में उन्होंने अमेंडमेंट कर दी कि नॉर्मल एओ भी लगा सकता है। ये सारी पेनल्टीज नाउ व्हिच कुड हैव बीन इम्पोज्ड बाय जॉइंट कमिश्नर ओनली, नाउ ये यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर शैल टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम जॉइंट कमिश्नर बिफोर पासिंग द पेनल्टी ऑर्डर व्हेन एक्सीड्स स्पेसिफाइड लिमिट, राइट। तो उन्होंने पावर दे दी एओ को, बट वो विद प्रायर अप्रूवल, अप्रूवल लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट लेवी असेसिंग ऑफिसर कर सकता है। देन रिमूविंग ऑफ डेट इन फ्रेमिंग सर्टेन स्कीम्स, यहाँ पे फेसलेस असेसमेंट में एक इनका था कि आपको टाइम लिमिट इन्होंने खुद के लिए सेट की थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि हम 31 मार्च 2025 तक सब कुछ सेट कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, इसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं आएगी फेसलेस में। वो उनको लगा कि ये तो हो ही नहीं रहा है 2025 तक, तो हम इसके बाद भी कर सकते हैं, हम इसके बाद भी कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, राइट। नोटिफाइंग फेसलेस स्कीम में इनको देर हो रही थी, टाइम लिमिट फॉर नोटिफिकेशन वाज एक्सटेंडेड टू 24 ड्यू टू चैलेंजेस वो इम्प्लीमेंटेशन में, फिर वो फर्दर उन्होंने 31 मार्च तक कर दी थी, अब उन्होंने वो टाइम लिमिट ही खत्म ही कर दी, वो कोई लिमिट ही नहीं है। इट इज प्रपोज्ड दैट एंड प्रिस्क्राइब डेट फॉर नोटिफाइंग फेसलेस शैल बी ओमिटेड, ओमिट ही कर दिया, राइट। तो ये खत्म कर दिया, मतलब वो फेसलेस में वो कभी भी कुछ भी चेंजेस करते रह सकते हैं। नाउ एक इम्यूनिटी से आप इम्यूनिटी ले सकते हो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से 270 AA में,
अगर आप वो पेनल्टी पे कर देते हो, अगर आप वो टैक्स पे कर देते हो, आप अग्री कर जाते हो टू द एडिशंस मेड इन द असेसमेंट ऑर्डर, देन यू कैन अप्लाई टू द असेसिंग ऑफिसर कि भाई मेरे को पेनल्टी भी मत लगाओ और मेरे को प्रोसिक्यूशन भी इनिशिएट मत करना, पर्टिकुलर अगर कुछ प्रोविजंस में प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो सकती है तो इन दो सर्कमस्टेंसेज इसमें आपको एक्सटेंडिंग प्रोसेसिंग ऑफ टाइम पीरियड, तो इसमें आपके लिए एक टाइम लिमिट थी, वही 1 मंथ के टाइम पीरियड में असेसिंग ऑफिसर को ये एक्सेप्ट या रिजेक्शन का ऑर्डर पास करना होता था। अब कई बार क्या होता है 1 मंथ में वो हो नहीं पाता, अगर 1 मंथ में पास नहीं हुआ तो आपको इम्यूनिटी नहीं मिली, तो उस टाइम पीरियड को इन्होंने बढ़ा करके 3 महीने कर दिया, फ्रॉम 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन व्हिच सच एप्लीकेशन इज मेड। तो एज एन एसएससी मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिट है कि कंसिडरेशन का ड्यू टाइम मिलेगा असेसिंग ऑफिसर को, 3 महीने तक वो कंसिडर करके एक रीजनेबल ऑर्डर पास कर सकता है। अपडेटेड आईटीआरयू, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, आईटीआरयू फाइल करने की टाइम लिमिट जो थी वो 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर होती थी, तो वो टाइमलाइन को इन्होंने बढ़ा करके अब 4 साल कर दिया है। ऑब्वियसली उस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था कि आपको 25% ऑफ टैक्स पे करना पड़ता था अगर आप विद इन 12 मंथ्स अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो। अपडेटेड रिटर्न में क्या होता है, आपको कुछ एडिशनल इनकम डिस्क्लोज करनी ही पड़ती है, एडिशनल टैक्स पे करना ही पड़ता है। तो जितना आपका एडिशनल टैक्स पेबल बना उसका 25% और पे करना पड़ता है। मान लीजिए आपने ओरिजिनल रिटर्न में इनकम डिक्लेयर की थी 10 लाख रुपए, आज आप डिक्लेयर करना चाहते हो 11 लाख रुपए, तो जो 1 लाख रुपए के ऊपर एडिशनल एक्स्ट्रा टैक्स बना, एक तो वो पे करना है, वो मान लो आपका 20% का टैक्स बनता है, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, रॉ एग्जांपल, तो 20,000 का टैक्स, वो एक तो वो टैक्स पे करना है 20,000 का, प्लस इस 20,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट पेएबल बनता है 234B का, वो पे करना है, वो मान लो आपका आ गया 5,000 का, तो 25,000 का टोटल अमाउंट है। उस 25,000 का 25% और देना है एज काइंड ऑफ पेनल्टी, बोल लो पेनल्टी है नहीं, नाम नहीं है उसका, बट आपको एज एन एडिशनल टैक्स वो पे करना है। तो 25,000 का 25% और पे हो गया, यानी कि समवेयर अराउंड आपका 6 साढ़े 6,000 रुपए के आसपास वो अमाउंट हो जाएगा। तो अब अगर आप ये 12 महीने के बाद पे करते हो अप टू 24 मंथ, तो ये बढ़ करके 50% हो जाता था। ठीक है, 50%। अब इन्होंने उसको और बढ़ा दिया कि अगर आप मान लो 24 महीने से 36 महीने के पीरियड में कर रहे हो तो आपको 60% ऑफ एडिशनल टैक्स, यानी कि 25,000 का मान लो आपका इंटरेस्ट और टैक्स बनता है, तो उसका 60% और जमा कराना पड़ेगा। और अगर आप 36 से 48 मंथ के टाइम पीरियड में दे रहे हो तो 25,000 का 70% और जमा कराना पड़ेगा। समझ गए? तो इस तरीके से इन्होंने स्लैब्स बना दिए हैं। तो व्हाई दे हैव डन इट, एक तरीके से उन्होंने एक परमानेंट वीडीएस स्कीम दे दी है आपको। वीडीएस का मतलब है वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम जो होती है ना, कि आप आओ एडिशनल टैक्स पे कर दो, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा, आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, अगर बाद में कहीं पकड़ी जाती है तो वो प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च हो सकती है कुछ-कुछ केसेस में। वो सारी चीज़ों से आप बच गए, आप आओ, टैक्स दे दो, इंटरेस्ट दे दो, प्लस जो आपको ये एडिशनल हम अमाउंट बोल रहे हैं वो दे दो। अब यहाँ पे इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी है कि मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग गया है आपकी एस्केप्ड इनकम का, उन्होंने 148 का नोटिस इशू कर दिया है आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल से पहले अगर 148 इशूड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी जाकर के अपडेटेड रिटर्न फाइल करके काम कर सकते हो। बट 3 साल के बाद अगर आपको 148 नोटिस इशूड है और आप वो चौथे साल में जाकर के अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो, तो वो नहीं कर सकते, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गई। हाँ, लेकिन अगर आपको 148 का नोटिस आया, किसी एक पर्टिकुलर इनकम पे आया फॉर एग्जांपल, और आपने उसका रिस्पॉन्स दिया, और आपके रिस्पॉन्स देने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने ये डिसाइड किया कि हाँ जी, जो रिस्पॉन्स आया है वो सब ठीक है, इस पर्टिकुलर इश्यू पे रीअसेसमेंट नहीं बनती। बट एज़ एन एसएससी मुझे पता है कि मेरी कोई और इनकम भी थी, जो कि एस्केपमेंट में हो गई है। उस पर्टिकुलर इनकम के लिए मैं फिर दोबारा से जा सकता हूँ, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। तो ये है अपडेटेड रिटर्न का फंडा, और इसमें आपको 4 साल का टाइम पीरियड गवर्नमेंट दे रही है। तो अब लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई 3 साल तक नहीं पड़ा पकड़ा तो कौन पकड़ सकता है? देयर आर मेनी सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे यू स्टिल फील कि नहीं आज नहीं पकड़ा है, बट देयर आर हाई सर्कमस्टेंसेस कि ये पकड़ा जा सकता है। बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ कहाँ अप्लाई होती है, जहाँ पे आपके फॉरेन एसेट्स हैं। आपके फॉरेन एसेट हैं, आपने फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर नहीं किया है अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में। वहां पे क्या होता है, फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर ना करने की अलग से पेनल्टीज हैं ब्लैक मनी लॉ में। टू अवॉइड दैट, मेनी टाइम्स व्हाट पीपल डू इज कि वो पिछले 4 साल के रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न बना करके अपलोड कर देते हैं, वेयर दे डिक्लेयर नॉमिनल एडिशनल इनकम्स। उस नॉमिनल एडिशनल इनकम पे वो अपना टैक्स भी दे देते हैं, अपना
इंटरेस्ट वगैरह भी देते हैं और ये एडिशनल टैक्स भी देते हैं, बिकॉज by updating their income tax return they are safeguarding themselves in the black money law, जहाँ की प्रोसिक्यूशंस भी हैं और जहाँ पे डेडली पेनल्टीज हैं, राइट। सो देयरफॉर ये चीज को हम यहाँ पे बचा सकते हैं बाय फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न्स। हाँ, that is it from my side. Any queries I would be happy to take. उसके बाद हमारे साथ स्वाति भी है, स्वाति गुप्ता. She'll also run you through some of the important updates in the customs and in the indirect tax, not customs, but in indirect tax में अगर कुछ और amendments हैं तो वो हम लेंगे. But if you have any queries, please feel free to ask. Raise. सुमेश जी ने हमारे एक आपको allow कर रहा हूँ सुमेश जी. So you have raised hand. सुमेश जी आपको माइक की परमिशन देनी होगी एंड देन यू कैन स्पीक. हेलो जी हाँ जी सुमेश जी बताइए. जो आपने डिस्कस किया कि 2 करोड़ से ऊपर इफ वी आर परचेजिंग फ्रॉम एनी आउटसाइड पार्टी आउटसाइड इंडिया, तो उसमें क्या मतलब वी हैव टू डिडक्ट टीडीएस अगर हमारे पास डीटीए नहीं है उस कंट्री के साथ? यस यस यस. एंड टीडीएस का भी क्या रेट है? 35%. 35% प्लस सरचार्ज एंड सेस. अगर डीटीए है तो हमें वो टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट वो लेना Yes. पड़ेगा? वो लेना पड़ेगा. टीआरसी लेना है, फॉर्म 10F लेना है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल. पहले मैनुअली साइन चल जाता था फॉर्म 10F, वो नहीं. हमें इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करवाना है. और आज की डेट पे विदाउट फॉरेन कंपनी पैन भी चल जाता है, मतलब वो भी फाइल हो सकता है. पैन लेने की जरूरत नहीं होती. विदाउट पैन भी आप ये फाइल कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 10F. तो वो पार्टी को फाइल करना है जिस वो पार्टी से पार्टी हम को बाय फाइल. कर रहे हैं? यस यस, उसका लॉगिन आईडी बनेगा. बिना पैन के भी लॉगिन आईडी बन जाता है आज की डेट में. ओके तो ओके वो थैंक फॉरेन पार्टी को आपको अप्रोच करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भैया ये प्रॉब्लम है, हमें आपका यहाँ पे लॉगिन आईडी बनाना है, क्रिएट करना है, आपका लिए ये पैन 10F फाइल करना है. और बट वो 10F फाइल करने से पहले आपके पास टीआरसी होना चाहिए फॉरेन कंपनी. तो अभी जो मान लो प्रीवियस ईयर्स में ये सब हो चुका है जब से ये एक्ट आया था, उनके तो भी दैट ले लो. आप टीआरसी तो मंगाई लो सबके. हम्म टीआरसी तो ठीक है। मंगाई लो, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में आपको पुराने सालों के टीआरसी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे. तो उन कंपनी से बात करो, बातचीत करके आप एटलीस्ट 1 साल का तो अभी पुराने का भी, मतलब आप 23-24 का भी फॉर्म 10F तो फाइल कर ही सकते हो. नहीं प्रैक्टिकली ये हो नहीं रहा है बिकॉज काफी सारी कंपनीज को मैं हैंडल करता हूँ जो इंपोर्ट करते हैं, कोई भी किसी को पता भी नहीं है प्रोविजन, इवन मुझे ही नहीं पता था इनफैक्ट. तो ये तो मैंने मेंशन किया बाय टेकिंग दिस क्लॉज, मतलब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जो बजट में अमेंडमेंट आई है वो तो बहुत छोटी सी है, मतलब वो तो उसका तो बहुत ज्यादा रिलेवेंस है ही नहीं. अगर वो नहीं भी आती तो भी हम ओरिजिनल जो प्रोविजन है बिजनेस कनेक्शन का, उसमें जो एग्जेम्पशन है उसको हम इम्प्लाइडली एप्लीकेबल मान रहे थे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के लिए, राइट. बट ये जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट आया था, ये वेब सेक्शन प्लान की वजह से था. बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग में आया था एक्शन प्लान 1. वो बोलता था डिजिटल इकोनॉमी को टैक्स करने का प्रोविजन नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट में भी नहीं है और ना ही डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटीज में है. तो उसको टैक्स कैसे करें? उन्होंने बोला आप अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में कोई प्रोविजन ले आओ और टैक्स कर दो. इंडिया ने क्या किया स्मार्टली, उन्होंने सिर्फ डिजिटल ट्रांजेक्शन को नहीं कवर किया, उन्होंने सारी ट्रांजेक्शन को कवर कर लिया उस डेफिनेशन. तो उन्होंने डेफिनेशन इतनी वाइड बना दी कि हर ट्रांजेक्शन कवर कर ली उन्होंने. ठीक है, तभी तो उनको ये क्लैरिफिकेशन डालनी पड़ी, क्योंकि उसमें एनी ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है और एनी ट्रांजेक्शन पे वही एम्बिग्विटी आ रही थी कि एनी ट्रांजेक्शन तो परचेज भी है, अगर वो यहाँ से परचेज करके ले जा रहे हैं तो वो भी ट्रांजेक्शन है. इसलिए उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन डाली. तो आप अगर फॉरेन कंपनीज के साथ रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स परचेज कर रहे हैं या कैपिटल मशीनरी परचेज कर रहे हैं, किसी भी तरीके की परचेज है, तो ये टीआरसी आपको चाहिए होगा. ठीक है ओके थैंक यू. एनीबडी एल्स? अगर आपको किसी को भी और कोई सवाल पूछना है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. अदरवाइज लेट्स हैंड ओवर टू स्वाति फर्स्ट. आधा ही घंटा बचा है हमारे पास. आई डोंट नो स्वाति वुड यू बी एबल टू कवर इट, but let's hand it over to Swati and then I am muting myself, and if there is time we can take the queries later on. ठीक है? Thank you, Anshul sir, for such a insightful session on DT updates.
Good evening, everyone. I am CA Swati Gupta. I will be speaking on the updates that Budget 2025 has proposed with respect to goods and service tax. So just let me share my screen first. I hope the screen is visible. So this is the finance bill that has been given, and the sections that are pertaining to goods and service tax are section 116 to 119 and section 121 to 129. These sections will come into force on such date as the central government may, by notification in the official gazette, appoint. So as we all know that GST में जो भी changes आते हैं वो या तो council meeting के through आते हैं या notification उसके बाद उसके notifications या circulars आते हैं. इस बजट में इन्होंने कुछ सेक्शंस के इफेक्टिव डेट्स ऑलरेडी स्पेसिफाई किए हुए हैं. जिनके नहीं किए हैं वो हमारे आएंगे by the notification in due course in time. So let's proceed with the changes. So firstly, the changes has been made in section 2, which speaks about the definition in the CGST Act, that is Central Goods and Service Tax Act. First amendment is in clause 61. So clause 61 basically input service distributor से related clause है. And as we all know that input service distributor mechanism of distribution is going to be effective with effect from 1st April 2025. So what is an input service distributor? So if we are procuring some common services which is pertaining to distinct persons having same PAN, sharing same PAN, the credit of those services are required to be distributed through the mechanism of input service distributor. So for this distribution mechanism, the taxpayers are required to take a separate registration as well. So here a lot of clarifications and mechanism has been defined in the Act itself, but the clause 61 here speaks about the RCM transaction that involves IGST in it, and the distribution of those that IGST will be also be considered to be distributed as per the input service distribution mechanism. So earlier in the Act, CGST and SGST transactions under RCM were already covered. With this clause, they have also included the IGST transactions that attract GST under RCM mechanism. So the next change is a new clause has been included in section 2, clause 116A, which defines the unique identification marking. So this is in relation with a new mechanism of track and trace the goods, movement of goods, which has been introduced through this, introduced in the budget. So इस मैकेनिज्म में क्या है कि कुछ गुड्स गवर्नमेंट को जो लगते हैं कि उनको ट्रैक करना चाहिए बिकॉज उनके टैक्स में लीकेज है या वो प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रॉबेबली सेक्शन लाया जा रहा है. और इसमें क्या होगा कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया जाएगा जो कि डिजिटल स्टैंप हो सकता है या डिजिटल मार्क हो सकता है या ऐसे ही कुछ सिमिलर मार्किंग होगी जो कि यूनिक, सिक्योर और नॉन रिमूवेबल होगी. उन गुड्स पे
गवर्नमेंट आगे जाकर के एक गुड्स कुछ स्पेसिफाई भी करेगी और कुछ क्लास ऑफ पर्सन्स भी स्पेसिफाई करेगी थ्रू द नोटिफिकेशंस जिन पे ये एप्लीकेबल होगा, और उन गुड्स पे ये डिजिटल स्टैम्प या डिजिटल मार्क लगाया जाएगा, लाइक अ टैग और लाइक अ बार कोड, जिसके थ्रू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट से गवर्नमेंट उन गुड्स के मूवमेंट को ट्रैक कर सकती है. सो टू प्लग इन द टैक्स लीकेज ये प्रोविजंस लाए गए हैं, एंड इन प्रोविजंस को इफेक्ट लाने के लिए सेक्शन 148A सबसेक्शन 2 एक नया इंसर्ट हुआ है सेक्शन. फर्दर इन सेक्शंस को फॉलो करना मैंडेटरी होने वाला है, और कब से होने वाला है वो भी नोटिफिकेशन में ही आएगा आगे जाकर के. बट पीनल प्रोविजंस भी इंक्लूड किए गए हैं इसको फेलियर टू कंप्लाई विद दी सेक्शंस के लिए. सो पीनल प्रोविजंस बोलते हैं कि अगर आप फेल करते हो इसको कंप्लाई करने में, तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी to the extent of 10% of the tax amount payable or 1 lakh, whichever is higher. So this is a very new section. So कैसे implement होगा, क्या rules आएंगे, कौन से goods आएंगे, किन पे applicable होगा, ये सब हमें notification के medium से ही पता चलेगा. Next is amendment in section 12 subsection 4 and section 13 subsection 4. So ये दो sections थे जो कि time of supply of vouchers के बारे में बात करते थे. ये दो sections government ने delete कर दिए हैं अभी act से. So in the 55th council meeting जो अभी December में हुई थी recently, government ने क्लैरिफाई किया था कि वाउचर्स को ना ही हम सप्लाई ऑफ गुड्स मान सकते हैं, ना ही हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान सकते हैं. सो क्योंकि हम इसको जीएसटी के परव्यू में ही नहीं मानते हैं, तो हमें टाइम ऑफ सप्लाई की भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बजट में इसको डिलीट कर दिया है टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस को. हाउएवर जो अंडरलाइंग गुड्स हैं जिनके लिए वाउचर्स इशू किए गए थे, अंडरलाइंग गुड्स या सर्विसेज हैं, उनको उनकी सप्लाई को हम सप्लाई कंसिडर करेंगे, उस पे हम जीएसटी लगाएंगे, और उनके टाइम ऑफ सप्लाई रिस्पेक्टिव सेक्शंस में जो मेंशन्ड है वो ही होंगे, एप्लीकेबल होंगे. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन 17 subsection 5. This is an important one. So section 17 subsection 5 speaks about the blocked credit. Section 17 subsection 5 clause D further speaks about the denial of the credit pertaining to construction of immovable property except for plant and machinery. So here, as we all must have been aware that there was a recent Supreme Court judgment in case of safari retreats, where Supreme Court interpreted this section in a manner that construction of plant or machinery was intended to be allowed, and some reliance were also made towards the income tax. There was a ruling in the income tax as well where plant and machinery definition was given. That definition was also referred to, and उससे रेफर करके सुप्रीम कोर्ट ने सफारी रिट्रीट में प्लांट एंड मशीनरी को ऐसे इंटरप्रेट किया था कि उस पे क्रेडिट अलाउ कर रहे थे. हाउएवर यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं था कि इस वर्ड्स को प्लांट और मशीनरी पढ़ा जाए. इस पे इंटरप्रिटेशन प्लांट एंड मशीनरी का ही रहेगा, एंड इसको गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017. इम्पैक्टिंग दैट जो भी क्रेडिट सफारी रिट्रीट्स के बाद अलाउंस की बात हो रही थी, उस क्रेडिट को उन्होंने परमानेंटली डिसअलाउ कर दिया है.
सो अभी हमने इनिशियली जो बात करी थी सेक्शन 211 यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 61 जो आरसीएम के आईजीएसटी ट्रांजैक्शंस कवर हो गए थे आईएसडी में, उसी का करस्पॉन्डिंग चेंज यहाँ पे सेक्शन 20 में भी कर दिया है. सो दिस इज द सेम. Coming to section 34. Section 34 speaks about credit notes. So after the implementation of invoice management system, this is also a recently implemented scheme that the government has brought in. So after the implementation of invoice management system, IMS, जो क्रेडिट नोट सप्लायर इशू करते हैं उसका जो टैक्स एडजस्टमेंट होता है, टैक्स एडजस्टमेंट दो तरह से होगा. सप्लायर को अपना उस रिस्पेक्ट में लायबिलिटी रिड्यूस करनी होती है और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो रिसिपिएंट है उस क्रेडिट नोट का, उसको टू दैट एक्सटेंट अपना आईटीसी जो ओरिजिनल इनवॉइस में लिया हुआ है उसको रिवर्स करना होता है. So now what they are doing is क्रेडिट नोट को इशू करना और उसका टैक्स एडजस्ट कैसे होगा वो आईएमएस के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से उन्होंने कंडीशन लगा दी कि जब तक रेसिपिएंट उस पे एक्शन नहीं लेता आईएमएस पोर्टल पे जाकर के, तब तक उसकी टैक्स लायबिलिटी आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो. सो एक मैकेनिज्म इन प्लेस आ गया है. बेसिकली क्रेडिट नोट्स को कैसे डील करना है, इसके लिए हमें और भी विजिलेंट रहना पड़ेगा. सो नेक्स्ट चेंज इज इन सेक्शन 38. सेक्शन 38, सो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन अगेन ऑफ द आईएमएस, जो जीएसटीआर 2B होती है, अभी तक हमारी जीएसटीआर 2B जो आती है वो एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होता है. सो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IMS, जो 2B है वो हम कहीं ना कहीं IMS पोर्टल पे जा करके जो इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के लिए एक्शंस ले रहे हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और बेस्ड ऑन द सैंटिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन और वाउचर्स, उसके बेसिस पे 2B बनेगी हमारी. तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट एनीमोर. So this was a small change. Then coming to section 39. Section 39 subsection 1. Section 39 speaks about filing of GSTR 3B. अभी तक एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ था GSTR 3B की फाइलिंग के लिए कुछ कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं. However, प्रैक्टिकली हम ये चीज देखते हैं कि अगर हम प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड में GSTR 3B नहीं फाइल कर रहे हैं तो पोर्टल हमें करंट टैक्स पीरियड की 3B फाइल करने नहीं देती है. However, ये अभी कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे भी एक्ट में नहीं आई हुई थी, तो इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है कि फॉर द वर्ड्स एंड विद इन सच टाइम, the words within such time and subject to such conditions and restrictions shall be substituted. So यहाँ पे आने वाले टाइम में प्रोबेबली ये नोटिफिकेशन के थ्रू जो भी कंडीशंस इनकी आएंगी, ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिकली जो चीजें देख रहे हैं कि 3B के पहले हमें 1B फाइल करनी पड़ती है, उसके बाद 3B हम फाइल कर पाते हैं, और 3B and 1 अगर मैच नहीं करती है तो हमें नोटिस भी आती हैं. सो 3B से रिलेटेड और भी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस ये नोटिफिकेशन के थ्रू लेके आएंगे. So we can see that filing of the return is going to be, again, it is going to change a lot through ISD, through IMS, then this conditions and restrictions of filing 3B. So काफी हद तक change होगा. Then coming to the next amendment, that is in section 107 subsection 6 and 112 subsection 8. This is a bit harsh provision which says that यहाँ पे proviso add किया गया है saying that provided that in case of any order demanding penalty without involving any demand
of any tax. No appeal shall be filed against which order unless a sum equal to 10% of the said penalty has been paid by the appellant. So हमारे पास कोई भी ऑर्डर आता है जो कि पेनल्टी ऑर्डर है, अभी तक हमारे पास ये प्रोविजन कहीं पे था ही नहीं कि हमें पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील, अगर फर्स्ट लेवल अपील भी करनी है तो हमें प्री डिपॉजिट पे करना होगा. So now they have introduced this section and they have clearly said that pre-deposit equal to 10% of the penalty amount needs to be paid. अगर आप फर्दर अपील में जाते हो, दैट इज सेकेंड अपील, आप ट्रिब्यूनल में जाते हो तो एडिशनल 10% आपको पेनल्टी अमाउंट का देना पड़ेगा एज प्री डिपॉजिट. So this is a bit harsh provision. Obviously penalty amounts कभी कभी बहुत बड़े होते हैं, so उस केस में वर्किंग कैपिटल मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो सकता है. Now this is again 122B जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया अभी while we were discussing this unique identification marking. ये उसका पेनल्टी प्रोविजन है जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है. न्यू इंसर्शन है सेक्शन 122B, penalty for failure to comply with track and trace mechanism. Notwithstanding anything contained in this act, where any person referred to in clause B of subsection 1 of section 148A, this is the same जिसके through track and trace mechanism implement किया जाएगा, acts in contravention of the provision of the said section, he shall, in addition to any penalty under chapter 15 or the provisions of this chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of 1 lakh or 10% of the tax payable on such goods, whichever is higher. So this we have already discussed. Section 148A, this is also a newly inserted section जो कि track and trace mechanism of certain goods की बात करता है. यहाँ पे again council will come up with specified goods and specified class of persons जिस पे ये applicable होगा आगे जाके. Then amendment है एक schedule 3 में. So schedule 3 is where we get to see the transactions which would not be treated either as a supply of service nor as supply of goods. So ये शेड्यूल बताता है हमें कि कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि हम जीएसटी के पर्व्यू से बाहर रखते हैं. इसमें पैराग्राफ 8 में एक क्लॉज AA ऐड हुआ है जिसमें इंक्लूड हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस्ड इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन or in free trade warehousing zone to any person before clearance for export or to domestic tariff area. So basically अगर domestic tariff area में clearance लेने से पहले हमारा कोई भी SEZ और free trade warehousing zone कोई भी ट्रांसफर करता है किसी भी पर्सन को, तो that will not be neither be considered as supply of goods nor as supply of service. तो वो GST purview से हमने बाहर कर दिया है. The catch here is that this also has been included in retrospective date जो कि first day of July 2017 है. यहाँ प्रॉब्लम एक ये है कि जिन्होंने जो टैक्स पेयर्स ने गुड फेथ में भी इन ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी पे कर दिया था, उनको भी गवर्नमेंट रिफंड देने से मना कर रही है. They are saying that no refund shall be made to all such taxpayers which has been tax which has been collected, but which would not have been so collected had section 128 been in force at all material times. So यहाँ पे हम टैक्स पे आगे से तो नहीं करवाएंगे, लेकिन ये जो पीछे का टैक्स पे कर दिया है उस पे रिफंड भी नहीं देंगे ये. So this is all the changes in the goods and service tax. Any questions that needs to be answered? I'll be happy to answer that.
हेलो नितिन सर, आप कुछ आपका हैंड रेज्ड है। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। I have allowed him to talk. हाँ जी। Yes. Hello. हाँ जी सर। Ji. Hi, Swati. Hi. Swati, just to check one thing. There is some changes which you just mentioned regarding ITC on that construction wala portion. हाँ जी सर। Yeah, I think there was some I think some few months ago or sometime back there is a Supreme Court judgment which is allowing that Pari ITC. retreat. Is it हाँ जी, हाँ related to that only? Yes, they have nullified that judgment, and now impact is that no credit will be allowed towards the construction of any immovable property. Now the functionality test has shifted towards the whether the property is a movable property or an immovable property. If it is an immovable property, no credit will be allowed to them. We read that particular changes again. I'm sorry, I might have. Yeah, sure. स्वाति, एक बार अगर आप वो जजमेंट को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ब्रीफली, फैक्ट्स क्या थे उसमें। या सो सफारी रिट्रीट्स में बेसिकली था एक मॉल था, उसका कंस्ट्रक्शन पे उनको आईटीसी अलाउंस चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मॉल को एज अ प्लांट इन्फर किया था by referring to section 17(5) subsection D, clause D, जहां पे ये लिखा हुआ था कि construction of any immovable property except for plant and machinery वहां पे मेंशन था, बट जो एक्सेप्शन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था कि प्लांट और मशीनरी भी हो सकता है। तो उस मॉल को सुप्रीम कोर्ट ने एज प्लांट ट्रीट करके उस पे आईटीसी अलाउ कर दिया था। बट बिकॉज यहाँ पे रेवेन्यू लॉस बहुत ज्यादा होने वाला था, इस वजह से गवर्नमेंट ने उसको बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया है अभी एक्ट में कि हम प्लांट एंड मशीनरी लेंगे, एंड द फंक्शनैलिटी टेस्ट हैज टू शिफ्ट टू द movable or immovable property. They are very clear with the provision that construction of any immovable property will not be allowed. And plant has to be a movable property that they want to infer. तो बेसिकली मोटा मोटा उन्होंने बिल्डिंग को प्लांट मान लिया था। जी बिल्डिंग को प्लांट मान के बोला कि उसमें जो भी आपका इनपुट क्रेडिट लगा होगा रॉ मटेरियल में, किसी भी और चीज में, वो सारा वो अलाउ कर रहे थे। अलाउ कर देंगे। तो वो चीज को नलिफाई कर दिया उन्होंने। वो नलिफाई कर दिया इन्होंने। Okay, is that functionality test mean there is some changes in the definition of that functionality test, or it is just because of saying that earlier it is manufactured and plant and machinery and now it is just plant or machinery? नो सर, तो यहाँ पे उन्होंने एक और चीज लिखी है, एक एक्सप्लेनेशन ऐड करी है कि for the purposes of clause D, it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority, any references to plant or machinery shall be construed as, or shall always be deemed to have been construed as a reference to plant and machinery. So they are trying to refer to this judgment only, and they are trying to overrule this judgment. Okay, so when we are saying that now the functionality test is moved from immovable property to movable property, the property should be movable. So is it just coming, this reference is coming through this explanation and change in definition, or there is something explicitly added in this particular act? No, so this is coming out from this only. Otherwise, इसमें और अभी कोई change नहीं है, but this is the interpretation of the industry as such. स्वाति, अगर इसमें कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी है जो इमूवेबल मतलब प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइज्ड एसी यूनिट, Yes.
तो वो प्लांट एंड मशीनरी रहेगी क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी रहेगी, बट वो मूवेबल तो नहीं है, वो तो इमूवेबल हो गई है। नहीं, बट HVAC यूनिट आप एक तरह से कह सकते हो कि आपने उस पे अटैच किया, मतलब नहीं HVAC अटैच का। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सेंट्रलाइज्ड एसी यूनिट जो बनता है, मतलब जो बिल्डिंग का ही पार्ट हो जाता है, आप उसको अलग से निकाल के कहीं नहीं ले जा सकते। हाँ हाँ, मेरे हिसाब से वो होगा, ITC उस पे अलाउ होना चाहिए, क्योंकि इस पे रिलेटेड काफी सारे केस लॉज ऑलरेडी पहले हैं। तो अभी उन केसेस पे क्या इम्प्लीकेशन आएगा वो एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, बट हाँ ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे केस लॉज हैं जहाँ पे ये डिसाइडेड है कि प्लांट जो AC है, वो जो सेंट्रलाइज्ड AC जिसकी आप बात कर रहे हो, वो प्लांट एंड मशीनरी में ही कवर होगा, और वो एज एन एक्सेप्शन अलाउ करेंगे उसका क्रेडिट, वो बिल्डिंग में नहीं इंक्लूड होगा। माइट बी उसका वो पोर्शन ना जो मशीन से रिलेटेड है कि इवन फॉर सेंट्रलाइज्ड एसी there is a you can say there are two kind of expense one need to incur. One is on a machinery which can generate that AC cooling kind of stuff, and the another is a cost which one need to incur in the building itself to make some passage or whatever they are going to say. Yes, yes, जो yes. मशीनरी वाला पोर्शन है उसके ऊपर क्रेडिट मिलता होगा, बट आई एम नॉट श्योर, नॉट दैट एक्सपर्ट, बट माइट बी वो प्लांट एंड मशीनरी की तरह उस पर देते हैं, बिल्डिंग की चेंजेस की वजह से शायद नहीं मिलता। राइट राइट राइट। सो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन भी GST एक्ट में दी हुई है, एंड दे हैव एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम इट। सो लैंड एंड बिल्डिंग का जो भी खर्चा होगा वो प्लांट एंड मशीनरी का नहीं होगा, अदर देन दैट इट कैन बी कंसिडर्ड एज प्लांट एंड मशीनरी। Okay, so good friends, I think we have a good discussion. So अगर और कोई query है तो please feel free to ask. We still have 10 minutes to go. और मैंने एक poll भी create किया है just to have your understanding that how do you rate this budget. So अगर वो polls में आप जाकर के poll का answer भी करेंगे तो it would be a good result. जो हमारे attendees हैं, we'll just have a poll कितने हमारे इसको कहाँ favor कर रहे हैं। तो अभी तक तो थोड़ा सा even out ही चल रहा है। So any other observation, if anyone of you have any other specific observation which you want to share with us, which you feel that has not been discussed abhi as today, so feel free to ask that or feel free to mention that. I'm seeing Priyanka is also there. Priyanka Sondhi, or I'm not sure. Okay, so nobody else wants to have a go at the queries or any mentions. So I think now it's time to close this webinar. I would just request all to give a go on this voting. We still have just 5 votes, so there are other people also who can vote. No? Okay, so I'll just publish the result. You will see the results. Are you able to see the results? Yes. Great. So thank you very much. Thank you very much, everyone, for joining in today on a Saturday, for taking out time for this discussion. It's a pleasure to interact with all of you and to have this session. And I also thank my co-presenter Swati for Yes, sir. delivering the IDT updates. And we hope that you enjoyed it and you had a fruitful discussion. And if you want any other topics to be taken in the webinar or a session, please do feel free to let us know in the Let's Share community. We'll be happy to organize those sessions for you. Thank you very much. Signing out. Bye bye. Thank you. Bye.